गुड आफ्टरनून और कमाई का अड्डा में स्वागत है। मैं और हर्षिता मुंबई से और वीरू जुड़ेंगे दिल्ली से। और मार्केट में क्या कहें, आज एक गैप अप और उसके बाद फ्लैट। मार्केट का कुछ ऐसा ही टेक्सचर रहा है पिछले कई दिनों से। एक गैप अप या डाउन के बाद इंट्राडे में कुछ खास मिलता नहीं है। अगर आप देखें निफ्टी कुल मिलाकर आज 58 पॉइंट का बैंड निफ्टी के लिए, 60 पॉइंट कर दिया मैंने उसको, थोड़ा बेटर लगे इसके लिए हर्षिता, लेकिन वैसे 58 पॉइंट था वो। और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया आज सुबह से। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक इनमें काफ़ी लीडरशिप। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है 2:1 का। ऑटो कंपनीज में टाटा मोटर्स ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया, वो नंबर्स के बाद एक करेक्शन, उसके बाद एक फ्रेश मूव। लेकिन क्लियरली एक्सिस बैंक आज का मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे। लेकिन ठीक है, मतलब मार्केट अच्छा खुला और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा फायदा। इंट्राडे में कुछ खास मार्केट ने आज आपको दिया नहीं आज का। आप जी हाँ, एकदम सुबह की तेजी उसके बाद थोड़ी सी शांत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुज, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग हम पिछले हफ्ते पूरी तरह से कंसोलिडेशन दिखा रहे थे। इस हफ्ते एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि आरबीआई की तरफ से क्या क्यों बनता दिखाई देगा, और शायद उससे पहले निफ्टी बैंक जो रैली दिखा रहा है, आई एम नॉट श्योर वो सिग्नल दे रहा है या नहीं। आइदर वे ट्रेड क्या बनता है? देखिए हर्षिता, ऑब्वियसली पिछली बार जो आरबीआई ने किया था वो एक शॉक एंड ऑफ फैक्टर था। इस बार अब वो तो नहीं है। इस बार आप हर कोई मान के चल रहा है कि पॉज आएगा, ठीक है ना, और उसमें बस एक लैंग्वेज पर आप फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आप मार्केट आप पहले ही सब कुछ प्राइस इन कर लेंगे, लेकिन फिर भी शायद पॉलिसी वाले दिन कुछ और मूव्स आ जाएं। लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात है हर्षिता, एक क्लियर है मार्केट में कि चेजिंग करने पे कुछ नहीं मिल रहा है आपको खरीदना पड़ेगा डिक्लाइन वाले दिन। जैसे फ्राइडे को मार्केट ने आपको इंट्राडे डिक्लाइन दिया था, उस दिन खरीदने का मौका था। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट फिर से अब उस रेजिस्टेंस जोन में, जो पहला रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का, जो आज हमने सुबह भी डिस्कस किया था 18,650 से 18,700, ये पहला रेजिस्टेंस जोन है। और एग्जैक्टली अब हम उसके फुट नोट पर आकर खड़े हुए हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, 18,600 की पुट पर बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप था, 18,700 की कॉल पर ज़बरदस्त बिल्डअप था। तो एक मान के चलिए कि अभी भी 18,600-700 की रेंज ट्रेडर्स पकड़ कर बैठे हैं। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हालांकि आज बैंक निफ्टी में मूव आया है, लेकिन 44,200, 44,300, 44,400, 44,500 ये सारी स्ट्राइक्स पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये हायर लेवल पर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने बिहेव किया है ना, ये क्लियरली मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉलिसी रिलेटेड, थोड़ा मार्केट उससे पहले एक मूव बना रहा है और एक ऑल टाइम हाई की तरफ क्लियरली। एटलीस्ट आईसीआईसीआई बैंक तो बढ़ ही रहा है, एक्सिस में भी थोड़ा टाइम है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक तो ऑलमोस्ट आई गया है वहाँ पर। देख लेते हैं फिर बैंक निफ्टी इस बार 44,500 निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है। पिछली बार 44,500 पर आकर अटके थे हम। देख लेते हैं इस बार निकालते हैं नहीं निकालते हैं। लेकिन आज जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मूव, वो लगा ऑटोज़ में, क्योंकि आज सुबह एक व्यू बन रहा था कि शायद जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस में मूव आया, शायद ऑटो स्टॉक्स इतना पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। लेकिन आज जिस तरीके से सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स, और टाटा मोटर्स ने लीड किया उसको, लेकिन मारुति का मूव देखिए आप किस तरीके से रहा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का मूव किस तरीके से रहा। ये क्लियरली एक जो आपको वो डोमेस्टिक इकोनॉमी की पावर है ना, वो रिदम से बात हुई थी सुबह, उससे पहले सुनील सिंघानिया से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो क्लियरली इसको पावर करने वाली है। ये एक स्पेस है जहाँ पर आज आपने इंट्राडे में पैसा बनाया है। इनफैक्ट इकलौती स्पेस होगी जहाँ पर इंट्राडे में पैसा बना है, वरना इंट्राडे में कुछ खास पैसा बना नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त मूव है आज ऑटो स्टॉक्स में। जी हाँ, ऑटो काउंटर्स में काफ़ी तगड़ी तेजी, और स्पेशली वो 4 व्हीलर स्टॉक्स ज़्यादा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन वीरू आफ्टरनून बताइए, स्टॉक स्पेसिफिकली क्या डेटा पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर्स में? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून। आप स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा अच्छे स्विंग है आज। सबसे स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड ओपन इंटरेस्ट अगर आप एडिशंस को देखें तो वो था मीडिया स्पेस में। सन टीवी करीब 4%, पीवीआर करीब 10%, जी एंटरटेनमेंट करीब 3.25% है। आज बहुत दिनों बाद इन स्टॉक्स में स्विंग था, स्पेशली पीवीआर। एक बार पीवीआर स्क्रीन पे एक बार चार्ट भी लेके आइएगा। पीवीआर में आज सुबह फर्स्ट इंस्टेंस से बाइंग थी करीब 1432 पे। आज इस स्टॉक ने एक अटेम्प्ट लिया अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करने का और सक्सेसफुली काटा। यहाँ पे जब 10% ओआई बिल्डअप हुआ है हर्षिता, अगर प्राइस वाइज देखें तो 18 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पीवीआर अपने इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो मीडिया स्पेस में आज काफी ह्यूज ओआई एडिशंस थे। उसके बाद कैपिटल गुड्स आज सुबह सब में, आई मीन चाहे वो एलएनटी हो, बीईएल हो, सब में काफी अच्छा खासा मूव था। आज आप व्हाइट गुड सेगमेंट को मिला लीजिए, यहाँ पे रियल स्टेट इंसुलर को मिला लीजिए, सब में काफी स्ट्रांग मूव है। 7.7% का बिल्डअप यहाँ पे कैपिटल गुड्स में एस्ट्रल में हुआ,
पॉलीकैब में करीब 4.7% का, BEL में करीब 5.7% का, डिफेंस में काफी अच्छा खासा मूव है और HAL में करीब 6.4% का एडिशन दिखा गया। बैंक्स में एक्सिस बैंक ने लीड दिया। पहला ट्रेड CNBC आवाज पे पहला दूसरा ट्रेड मेरे ख्याल से सचिन का यही था, 3.6% बिल्डअप। ICICI बैंक 4.3% बिल्डअप। RBL में आज सुबह से काफी अच्छा खासा मूव है। इनफैक्ट RBL मोर और लेस इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, 4.1% एडिशन। और हाँ, ऑटो में भी काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। दिग्गज ऑटो मारुति में 4.6%, M&M 6.9%, भारत फौज करीब 4% का बिल्डअप। और साथ ही साथ एक स्टॉक और जिसको आप देख सकते हैं वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, करीब 2% का बिल्डअप। तो ऑटो, कैपिटल गुड्स और मीडिया स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। हालांकि बैंक्स में एक्सिस बैंक, RBL और साथ ही साथ ICICI बैंक के पास ये कमान। जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखी है थोड़ी बहुत एक्टिविटी। चलिए फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जो आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक को और भी मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। फिर कार्यक्रम में हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो जो ऑटो का जिक्र कर रहे थे अनुज, M&M करीब 4% ऊपर, तो वहां टाटा मोटर्स में 2-2.25% तक की तेजी। और टाटा मोटर्स के लिए ऑफ कोर्स वो खबर अलग है कि लिथियम आयन प्लांट में टाटा ग्रुप बड़े पैमाने पर 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। ज्यादा फायदा, सीधा फायदा टाटा मोटर्स के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा इनके EV प्लान्स को लेकर। एक्सिस बैंक 3% के गेन्स। आज L&T की तरफ से तेजी की पोजीशंस आई हैं, करीब 1.25% तक का इजाफा यहां बनता दिखाई दे रहा है। कुछ और काउंटर्स आपके लिए लेकर आते हैं। HAL, जो हम हेडलाइन में भी आपको बता रहे थे, 4% के गेन्स। जी एंटरटेनमेंट में एक पुल बैक। टाटा केमिकल के मैनेजमेंट से हम रूबरू होने वाले हैं और कुछ ही देर में। और BEL जैसे ट्रेड्स भी हैं जहां पर हमने देखा है 3% तक की तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो डिफेंस काउंटर्स में कुछ झलक है खरीदारी की। डीवीज लैब करेक्ट होता हुआ, नेस्ले, AU स्मॉल फाइनेंस और जाइडस लाइफ जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है थोड़ी सी साइडलाइंस पर ट्रेड बनता हुआ। 1.5 से 2% के नुकसान पर ये काउंटर्स कर रहे हैं कारोबार। चलिए फटाफट से हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं और फिर उनसे समझेंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी। लेकर आते हैं सारे नाम। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी, फिर प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते और स्वाति होतकर के साथ प्रशांत सावंत आपको बताएंगे टेक्निकल ट्रेंड्स इस मार्केट के। यही नहीं, हम कुछ ही देर में टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट से जुड़ने वाले हैं। तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO R मुकुंदन हमारे साथ जुड़ेंगे 2:30 के आसपास। फिर वेदांत और इन्फो एज में ब्रोकरेजेस की राय क्यों बिगड़ रही है, क्यू सेल और ऑफ कोर्स डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, उस पर बातचीत होगी। फिर आएगा 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन देंगे प्रशांत सावंत। मानस जायसवाल से समझेंगे आज का F&O का सुपरस्टार। स्वाति होतकर देंगी चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए जाएंगे शरद अवस्थी के पास। फिर 250 पर मार्केट बिग वॉइस में एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी। फिर फोकस ऑफ कोर्स VTSD या STBT ट्रेड्स और मार्केट की क्लोजिंग पर। ओके, चलिए फिर अब एक मैनेजमेंट वेट कर रही है हमारा, तो एक 2-3 कॉल ले लेते हैं, उसके बाद टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट से बात करेंगे। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड होगी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू। इस वक्त जो स्टॉक पसंद है मुझे वो है BHEL। ट्रेड कर रहा है 85.65 पर, ये 90 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। टॉप होगा 84 का। BHEL अच्छी तेजी है, मोमेंटम है। भेल में एक तेजी का ट्रेड। मानस, वेरी क्विकली आपका ट्रेड। हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। तो ICICI प्रू लाइफ में खरीदारी करेंगे 474, ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 505 के टारगेट रहेंगे। और ICICI प्रू का 490 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 490 का कॉल ऑप्शन 9.75 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5.90 के स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको और 19 रुपए के टारगेट सेट करने हैं ICICI प्रू के 490 के कॉल ऑप्शन में। ओके, BHEL देन ICICI प्रू। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र, देखिए मेरी जो नज़र है वो है PVR पे। यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। हम बेट लेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1430 और जो टारगेट है, पहला टारगेट होगा वो रहेगा 1480, जो इसका 50 DMI है। तो इट्स अ बाय इन PVR। ये काम करते हैं, कुछ कॉल्स थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। टाटा ग्रुप के शेयरों में आज अच्छी रौनक है। दरअसल टाटा ग्रुप की सब्सिडरी ने गुजरात में EV बैटरी पर प्लांट लगाने के लिए करार किया है। इस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए टाटा समूह 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस नई डील और आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। टाटा केमिकल्स के MD और CEO R मुकुंदन साहब जुड़ गए हमारे साथ।
गुड आफ्टरनून सर, बहुत समय बाद आप मीडिया पर आए हैं और एक अच्छी न्यूज़ के साथ। जरा एक शेयर करिए इस पूरी के पूरी इन्वेस्टमेंट्स में टाटा केमिकल्स का क्या रोल रहेगा और टाटा केमिकल्स के लिए आगे क्या आउटलुक रहेगा। So thank you very much. I think my fundamental point on this इसमें एक कहना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा ग्रुप की कंपनी अग्रतास स्टोरेज सॉल्यूशंस सस्टेनेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस उन्होंने किया है MOU साइन गुजरात गवर्नमेंट के साथ। तो ये दिस इज गोइंग टू राइड ऑन द EV एंड EV डिमांड। As far as Tata Chemicals is concerned, हमारा जो है कि I always maintain that our products are growing on the back of sustainability. So bulk of the demand growth is coming from solar glass as well as coming from lithium carbonate, which is one of the key ingredients which goes into the batteries, the EV batteries especially. So that demand will continue, and the bulk of the buyers of this lithium carbonate, as far as the material which goes into that, are in South America and in Australia. This is an important material into India. So certainly as EV revolution moves, including in India, I think the demand for this product will increase, and that will also play into demand for soda ash. फिर मिस्टर मुकुंदन, there would be some exposure जो टाटा केमिकल्स होल्ड करेगा इस पर्टिकुलर वेंचर में, some way or the other? No, not at all. I think we want to clarify that it's an MOU which is signed by an independent company. Anything else, if it is beyond that, I think we will communicate. As of now, it is a separate entity which has signed an MOU. I wanted to clarify that. ओके चलिए, अभी इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा सर, मैं एग्जैक्टली टाटा केमिकल्स के संदर्भ में जो बात करना चाह रहा था, आपने FY23 में काफ़ी अच्छा खासा विस्तार किया, 2100 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ ऑलमोस्ट स्पेंड हुए। FY24 के लिए आउटलुक, और साथ ही साथ सर मल्टीपल इंस्टेंसेस में सोडा ऐश के प्राइसेस जो हैं वो घटाए गए हैं, प्राइस कट्स हुए हैं। इस वक्त डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है, और इसको देखते हुए सोडा ऐश की जो कैपेसिटी एडिशन है उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर उसमें कोई बदलाव की योजना? So firstly, I think if you take a long-term growth and or a medium-term growth, which is about let's say 18 months to 24 months, that growth and then moving into 5 years growth, that momentum is about 4 to 5% annualized growth on a 55 million ton market. So it is almost adding close to 2 million ton, 2.5 million ton a year on year, I think, as the demand grows. So in terms of supply, I think except for about 1.5 million supply which is coming in China, we don't see much of supplies coming in. Other supplies are all mostly debottlenecking supplies. For example, we are bringing in 200,000 ton this year. Next year, approximately another 100,000 ton will come. Then after that, we will be adding close to about 700,000 ton between our operations in India as well as in US. So I think it is a phased increase which everybody is bringing in. So demand supply will be more or less balanced, as I've maintained all along. In the short term, I think there's a bit of a price change which has happened, mainly in the Asian market. It is not anywhere else in the world, mainly in the Asian market, on the back of two drivers. One is input costs have reduced, especially logistic costs जो है कम हुई है, shipping rates have come down, the energy costs have come down, coal has come down. So I think some of the benefit has moved out, as well as the China reopening has been slightly muted. So I think one of the issues which we have faced in the short term is the increase in inventory in China, which has led to a bit of softness in the Asian market. Otherwise, the medium term and long term story is intact. And leaving aside the geography of Asia, I think most of the markets are doing well. Within Asia, again, and let me highlight that India is a bright spot. India continues to be the growth momentum as far as the Asian economies are concerned, and will continue to lead the world economy. So bulk of our investments are actually focused on India as well as also in US, because US continues to be a competitive place for us to invest. There will be minor investments in other places, but most of the investment is going to be concentrated in these two geographies. जस्ट इन द नियर टर्म फिर क्या आपके मार्जिन्स पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा चाइना फैक्टर और वो जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं उसकी वजह से क्या नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहने की थोड़ी सी चांसेस हैं?
Actually, for us, we have 800,000 ton approximately, let's say, round it off to a million ton, 25% capacity exposure in Asia. Rest of it is in around the world. In fact, I've said that even at the beginning of last quarter, that the US margins will expand. There will be Indian margins will remain more or less in a very range-bound manner, and the UK and Kenyan margins will normalize. So overall, I would expect the margins to remain in a very, very narrow band, and we should be seeing healthy move going forward. And mainly the positive move will come out of US. ये जो यूएस और यूके के मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग या फिर जो बाउंस बैक देखने को मिला, इज इट गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मिस्टर मुकुंदन? जब आप अपने क्लाइंट से वहां पर बात करते हैं या फिर एक ग्राउंड चेक लेते हैं, इज दैट पुल बैक और द रिकवरी लार्जली सस्टेनेबल और लाइकली टू ग्रो? See, European markets are more or less held well, and they had the benefit of energy hedges last year. That benefit may not be there for us this year, but the demand is more or less steady and going exactly as we planned. The expansion in margin will actually happen in US, where we are seeing the margin expansion continue to move forward, and the demand also is fairly robust as we had expected. So really, we don't see any shift in those markets. Overall, I think there could be very geographical pockets and periods and wherein you would find a bit of softness, but I think this is not a general trend. So overall, I would say that leaving Asian market out, and India is an outlier in this, I think rest of the world is probably in a good spot. We had anticipated there could be issues in Europe, but Europe has coped with the problems or stresses very well, much beyond our expectations. मिस्टर मुकुंदन, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी. जब टाटा मोटर्स ये पूरा ईवी रोड मैप सामने रख रहा था, उन्होंने कहा था कि ग्रुप कंपनियों के साथ खूब मिलकर काम करेंगे, और उसमें टाटा केमिकल्स का भी नाम आया था. एंड आई रिमेंबर दैट बिग प्रेजेंटेशन अमंगस्ट ऑल टाटा ग्रुप सीईओज वेयर यू आल्सो प्रेजेंट. क्या आप हमें कुछ गाइड कर पाएंगे कि किस तरह का रोड आपका योगदान रहने वाला है उस पूरे टाटा समूह के ईवी ड्रीम्स में, या फिर ओवरऑल जो इस समय भारत में ईवी को लेकर कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी अवेलेबिलिटी की जो बात हो रही है, व्हाट रोल विल टाटा केमिकल्स प्ले? So we're already playing a large role in terms of our exposure to battery chemicals is fairly good. In fact, a lot of our growth is coming from there. All I wanted to say was that the growth of battery chemicals, when we speak about it, the battery chemicals are mostly bought or produced in South America and Australia, where we are selling our product, and through them it goes to everybody in the world. So as Indian EV market matures, India will also start to buy these chemicals a lot more, so it will benefit all those who play in that ecosystem. So certainly there'll be a benefit, and it's going to be an indirect benefit, and that's how it is going to pan out. And we continue our efforts in terms of R&D efforts, in terms of development efforts, to support through new chemicals, new formulations, this entire business, and that effort is ongoing. All right, Mr. Mukundan, thank you so much समय निकालने के लिए हमारे लिए आज और हमसे बात करने के लिए. ये बात हो गई टाटा केमिकल्स की. शरद अवस्थी भी हमारे साथ हैं. शरद जी, गुड आफ्टरनून. आपकी कवरेज है क्या टाटा केमिकल्स को लेकर, कोई व्यू स्टॉक पर? जी, जनरली हमारा ये मानना है कि अगले 1-2 साल स्टैटिक से रहने चाहिए, क्योंकि कॉस्टिक सोडा में जैसा कि मैनेजमेंट भी बोल रही थी, लगातार प्राइसेस वगैरह नीचे आ रहे हैं. हालांकि इनपुट कॉस्ट भी नीचे आ रहे हैं, बट जो टॉप लाइन रिलेटेड थोड़ा फैंसी भाव वगैरह मिल रहे थे, अब वो नहीं मिल रहे. बट नंबर्स के हिसाब से थोड़ा स्टैटिक नंबर्स रहने चाहिए. बट जैसे जैसे नंबर स्टडी होते हैं, हमारे हिसाब से अगले 2-1 साल में आप 85 रुपए के आसपास की अर्निंग्स पे स्टेबलाइज हो जाना चाहिए. तो 13-15 का मल्टीपल तो मिल सकता है कंपनी को. तो हमें लगता है 1200 रुपए तक के लक्ष्य. और ईवी वाला अगर कोई ट्रिगर और डिटेल में निकल के आता है, हालांकि वो थोड़ा ग्रेजुअल और स्लो मूविंग होना चाहिए. इनिशियल लेवल पे वो काफी छोटा हिस्सा है टोटल टर्नओवर का. ग्रेजुअली वहां पे जैसे पिकअप आता है, वो एक रीरेटिंग की वजह हो सकती है. बट अभी आप कंजर्वेटिवली भी चलें तो मुझे लगता है 1200-1250 तक का लक्ष्य पॉसिबल है. 1200-1250 के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं. आज टाटा केमिकल्स 2.5% ऊपर है. अच्छा शरद, आपसे हमने ये नहीं पूछा कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या टाटा केमिकल्स होगा या फिर कोई और स्टॉक? नहीं, कोल इंडिया मुझे लगता है ये जो करेक्शन में मिल रहा है ओएफएस की वजह से एक डिसेंट वैल्यूएशन है. 10-11% की यील्ड है,
और कोयले में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेजुअल डिमांड रहनी चाहिए 2040 तक, तो एटलीस्ट हम कोई निगेटिव स्लोप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोल डिमांड इंडिया में। अभी जो डिमांड लगभग 650 मिलियन टन के आसपास है, वो ग्रेजुअली बढ़ के 2040 तक 770-80 मिलियन टन हो जानी चाहिए। तो डिमांड बढ़ती रहेगी, हालांकि टोटल शेयर ऑफ पावर प्रोडक्शन में थर्मल का शेयर कम होगा, बट उसके अलावा ग्रेजुअल ग्रोथ रहेगी। कंपनी जो रिन्यूएबल पावर और ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तब तक में वो भी ठीक ठाक हो जानी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि कंपनी लगातार 30-35 रुपए की अर्निंग घोषित करती रहेगी अगले साल 2 साल एटलीस्ट। तो 10 का मल्टीपल, ओकेजनली 9-10 का मल्टीपल मिल सकता है। तो 300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कोल इंडिया काफी बड़ी है। 300 रुपए का मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप कोल इंडिया पे टारगेट दे रहे हैं। कोल इंडिया लिखाइए एक बार आपकी स्क्रीन पे 230 पर ट्रेड करता हुआ। लास्ट वीक इसके लिए काफी खराब रहा था, आज थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल मतलब पॉज मिला है। शुक्रवार को एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था फ्रॉम 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्वाति होटकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वाति, गुड आफ्टरनून। स्वाति, आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड? जी सर, आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है कि क्यूबिन्स इंडिया पे वीरू जी इसने फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स पे। काफी दिनों के बाद ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम्स, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है इसमें 1840-1850 के लेवल्स रीटेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे 1770 के आसपास चल रहा है, बाय कीजिएगा 1750 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1840-1850। सेकेंड बाय कॉल मेरा एसआरएफ पे। एसआरएफ का अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन चुका है लाइन चार्ट्स में और डेली चार्ट्स पे। 20 डीएमए का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए हमें आज स्टॉक मोमेंटम पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिखाई दिया है। ओपन लो भी सेम है, काफी इंटैक्ट रखा है अपना इंट्राडे स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है इसमें भी काफी अच्छी पॉजिटिव रैली हमें देखने मिलेगी 2620 2630 तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा 2500 के टारगेट स्टॉप लॉस से। ओके, चलिए अब एक बार ज़रा रिलायंस लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट रिलायंस का। और रिलायंस में एक शानदार मूव इस समय पिछले कुछ मिनटों में, और स्टॉक इस समय डे हाई पर। और इनफैक्ट ये देखिए 1% का मूव रिलायंस में, और इसी ने एकदम से निफ्टी में जो लास्ट में एक थोड़ी सी बाइंग आई वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसके अलावा एक्सिस बैंक सुबह सुबह ये दूसरा स्टॉक था जो चैनल पर पिक हुआ था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पहला था, उसके बाद एक्सिस था, और एक्सिस में आज सचिन ने पिक किया था। सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पर मीट हुए हैं इस समय, लेकिन अच्छा मूव इस समय आ रहा है रिलायंस में। मानस, एक बार जरा रिलायंस का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए थोड़ा वेट करेंगे। देखिए अनुज जी, रिलायंस के लिए मेरा समझना है कि 2494 के लेवल्स के ऊपर के ट्रेड करना जरूरी है। एक बार 2494 के ऊपर ट्रेड करेगा तब आप खरीदारी करेंगे। करेक्शन हमने देखने को मिला है और स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 2450 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी 2494 के ऊपर करेंगे। 2494 के ऊपर निकले तो स्टॉक में आप तेजी की पोजीशन ले। फिलहाल 2480 के आसपास ये स्टॉक आता हुआ इस घंटे। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट करना शुरू करते हैं जहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप वायदे बाजार के ट्रेड्स पर आएंगे तो एक स्टॉक जिसको मेंशन किया जाए और इस पर एक रीचेक लिया जाए। राजेश सातपुते, आपका रेन इंडस्ट्रीज 162 के लेवल्स पर, इनफैक्ट डे हाई पर ही ट्रेड करता हो। मेरे ख्याल में आपका टारगेट अचीव हो गया है। अब आपकी सलाह क्या है, एक्सटेंड कर रहे हैं इस ट्रेड को? हर्षदा जी, देखिए मेरे हिसाब से रेन इंडस्ट्रीज का जो टारगेट बनता है वो कम से कम 164 का बनेगा एज पर द स्विंग इज कंसर्न। प्रोबेबली 166 भी जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने सुबह हमारे कहने पे स्विंग ट्रेड लिया है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि 1 रुपए के लिए वेट करना भी ठीक नहीं। ऑलरेडी वी आर इन विद 5 रुपीज, सो इट्स बेटर टू बुक योर प्रॉफिट हियर। तो बेटर टू बुक योर प्रॉफिट 162 के आसपास यहाँ पर मुनाफा बांधने की सलाह उस पर्टिकुलर ट्रेड में। 164 तक शायद ये तेजी थमती हुई दिखाई देगी। अच्छा, हम टाटा केमिकल्स की बात कर रहे थे, लेकिन आज टाटा मोटर्स में भी उसी खबर को लेकर दरअसल तेजी आई है। वो 13,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो टाटा ग्रुप कर रही है गुजरात में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। तो इसका सीधा सरोकार टाटा मोटर्स से है, क्योंकि बैटरीज के लिए लिथियम आयन सेल्स की जरूरत होती है। वो बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती है और सबसे बड़ा प्लेयर इस समय टाटा मोटर्स ही है। सो हम गेसिंग ये एक ऑब्वियस कस्टमर रहने वाला है वहां पर। ये बताइए आप गाबा साहब, टाटा मोटर्स 548 पर अगर कोई नई खरीदारी के लिए उतरे
कंसिडरिंग स्टॉक में फिर से हमने मोमेंटम देखा है रिसेंटली, अगला पड़ाव क्या रहेगा? मेरे ख्याल से 600 तक होना चाहिए टाटा मोटर्स का। ट्रेड कर रहा है 548। उसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ, और आज हमने सुबह डिस्कस भी किया टाटा मोटर्स, और मैंने कहा कि ये जो रिसेंट आया है वो भी अंडर अटैक है, वो भी हो ही गया। ट्रेड 548 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट लक्ष्य होना चाहिए 600, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्टॉप होना चाहिए 540 का और ट्रेड लॉन्ग, राइड द ट्रेंड बस, एंड एंजॉय द राइड टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स बेहद खूबसूरत चार्ट, और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में टाटा मोटर्स आके ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा, इससे पहले का इस दौर का स्विंग हाई था नवंबर 2021 का, वो था करीब करीब 534 का, उसको ओवरटेक कर गया। तो अब इसका ऑल टाइम हाई 608 और अब मौजूदा प्राइस में एक बहुत ही कम डिफरेंशियल बचा हुआ है। बट अगर हम अपनी इस बातचीत को थोड़ा मारुति की तरफ मोड़ें, मारुति और उसके प्रीवियस हाई के बीच में और भी कम एक डिफरेंशियल रह चुका है। इट्स 9575। आज हायर लेवल्स जो थे इंट्राडे में थे करीब 9626, यानी हार्डली अब करीब 400 साढ़े 400 रुपए का। स्वाति, मारुति पे आपका टेक क्या है? 9579, और क्लाइंट्स को राय क्या दी गई है, और कोई ऑप्शन अगर आपको मारुति का इंप्रेस कर रहा हो इस वक्त तो वही बताइएगा प्लीज। यस, डेफिनेटली मारुति का काउंटर काफी स्ट्रांग है, अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है। वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो डब्ल्यू शेप पैटर्न का फॉर्मेशंस है, तो वो सीडी लेग में फॉर्मेट में चल रहा है। मुझे लगता है ये इसमें वापस पोटेंशियल है एक बार 52 वीक हाई टेस्ट करने की, जो कि 9770 के आसपास है। मुझे लगता है वहां तक ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इट मींस 100 और 200 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है 9400 के। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक हमें उम्मीद रख सकते हैं कि ये वापस 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड हो सकता है। ऑप्शंस के लिए स्ट्रैटेजी, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आई विल नॉट बी राइट पर्सन टू सजेस्ट द ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इस पर टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग है, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड अप करने चाहिए फॉर 97 के टारगेट्स के लिए। अभी आप ऑप्शंस पे रिकमेंड नहीं देंगे, आप ऑप्शंस रीड नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव है, M&M बहुत बात हो चुकी है तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। एक बार लेके आइए भारत फौज, और स्ट्रांग मूव, और इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी, ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफ़ी बात हो चुकी है आज खबरों के मद्देनजर, तो उसको भी अवॉइड करता हूँ। अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं और कुछ और स्टॉक्स को पकड़ते हैं। लेट्स ब्रिंग PVR। मानस, इस पर मेरी बहुत बातचीत हुई है आपसे, और मैं कुछ देर के लिए जब उस मीडिया स्पेस में OI के एडिशंस की समरी दिखा रहा था, जी, PVR और साथ ही साथ सन टीवी, PVR में आपको कुछ बेस बनने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं क्या? आज वीक के फर्स्ट डे इसने एक अटेम्प्ट लिया है टू टच इट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, आपका टेक क्या है? प्रीएम्प्ट करना हो अगर PVR की डायरेक्शन को, तो आपका टेक क्या है इस वक्त PVR पे? 20 तारीख को 26 ऑफ मई को, उसके बाद मैंने इस पे रिकमेंडेशन भी दिया। 30 तारीख को जब 22 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए तब मैंने PVR पे एक पोजीशन ट्रेड दिया था। मेरा समझना था कि शायद 1450 1460 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अगर आपने तब खरीदारी नहीं की थी तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 1410 1410 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। सबसे पहले 1460 और शायद आपको उसके बाद 1490 तक के स्तर PVR में देखने को मिल सकता है। 1490 की तरफ बढ़ता हुआ आप, और इस वीकेंड मेरे ख्याल में सबने मूवी देख ली। मैं सुन रही थी आपने बंदा निपटाई, आशीष ने वो दूसरी हिंदी फिल्म देखी, और मैंने वो स्पाइडरमैन की जो इनटू द मल्टीवर्स देख ली। तो इट्स बीन अ गुड वीकेंड हमारे पर्सपेक्टिव से PVR आइनॉक्स के लिए, तो फॉर श्योर। वैसे ये जो मूवी में बात कर रहा था मैं, वो एक बंदा ही काफी है। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मूवी OTT पर रिलीज हुई, लेकिन इतना अच्छा उसको रिस्पांस मिला कि उसको फिर थिएटर्स में लेके गए। तो वो लेके आए हैं, मतलब तो वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग। मतलब नॉर्मली पहले थिएटर में आती है फिर OTT पे आती है। Exactly. शायद पहला केस जिसमें OTT पर रिलीज हुई, उसके बाद उनको लगा चलिए एक बार थिएटर पे भी ट्राई कर लेते हैं। और उसकी मैं काफी चर्चा सुन भी रही हूँ, तो काफी इंटरेस्टिंग है। शरद जी, देखिए क्या वो मूवी? नहीं, अभी तक देखी नहीं मैंने। अच्छा, तो शरद से बस स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे।
मूवी अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ उसका फायदा पीवीआर आइनॉक्स को मिलता हुआ बना जरूर है। अच्छा, एनबीएफसीज पे फटाफट से एक बार लेकर आइएगा। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग का शेयर, एम&एम फाइनेंस मुझे याद है पिछले हफ्ते रेकमेंड हुआ था, वहां पर इतना ग्रेट फॉलो थ्रू नहीं है, लेकिन एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे ना तो साइजेबल एडिशन देखा जा रहा है, करीब 8-9% तक का ओआई एडिशन। माने से इस ओआई एडिशन के साथ प्राइस एक्शन थोड़ा सा फीका है, क्या चल रहा है इधर? देखिए, एम&एम फाइनेंस ने अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट दिया। फ्राइडे के सेशन पे भी मैंने इसको रिकमेंड किया था क्योंकि मेरे को एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा था। उसके बाद हमने मूव भी देखा, अब कहीं ना कहीं हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन तो अभी भी बुलिश बना हुआ है। जब तक कि 295 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, गिरावट पे खरीदारी करने के ही मौके होंगे। 294 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। जो फ्लैग पैटर्न देखने को मिला है उसके टारगेट 315 से लेकर 318 की रेंज में आते हैं, तो गिरावट पे अभी खरीदारी करने की राय रहेगी 294 के स्टॉप लॉस के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बार जरा फिर रिविजिट करते हैं 1400 के पार। महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार मूव यहाँ पर। इनफैक्ट माना सुबह आपकी कॉल थी ये मेरे ख्याल से महिंद्रा, टारगेट शायद मीट हुए होंगे आपके, लेकिन क्या लग रहा है कि एकदम कंप्लीटली न्यू ब्लू स्काई ट्रेजेक्ट्री में अभी ये स्टॉक है? देखिए, मॉर्निंग में ही एक बढ़िया मूव देखने को मिल गया था। उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग इंटरडे के लिए प्रॉफिट बुकिंग का रिकमेंडेशन दिया था और ये भी बोला था कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप बने रहिए। और अभी भी मेरा मानना है कि स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। और ध्यान रखिए, ये 1390 के ऊपर निकला है, ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। अगर हमें आने वाले एक हफ्ते के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1425 के आसपास रहेंगे। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 1379 कर ले। ओके, एम&एम 1398 आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड करता हुआ। खैर, बैंक निफ्टी 44,200 पे ही, और आज के जो बहुत अच्छे ट्रेड्स थे बैंक निफ्टी में ही विद इन द बैंक्स वो थे एक्सिस बैंक, सचिन का था 957, इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है 976, याद रखिएगा एक्सिस बैंक की। पर एक स्टॉक लेके आइए आप, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आज जो ये प्राइस है ना 1309, ये इंडसइंड बैंक की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। इंडसइंड बैंक के करियर का सबसे बुरा फेज 1304, 1309 के प्राइस यहीं से शुरू हुआ था एग्जैक्टली, और वो समय था फरवरी 2020 का, ठीक एग्जैक्टली कोविड से पहले का। और मुझे याद अच्छी तरीके से उस वक्त एक ब्रेकडाउन हुआ था इसमें, राजेश जी, वो वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन हुआ था 1330, 1350 पे, और उसके बाद 1330 का भाव कन्वर्ट हो गया था 251 पे। हालांकि वो टिका नहीं था वहां पे। एग्जैक्टली आज करीब 3 साल बाद उसी प्राइस को स्ट्राइक करता हुआ 1309 इटसेल्फ, अगर आप देखें शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट है और वो हिस्टोरिकल लेवल को रिविजिट कर रहा है। आपका व्यू क्या है राजेश जी इस स्टॉक पे इस वक्त 1304? वीरेंद्र जी, देखिए बेहद पॉजिटिव चार्ट है, यहाँ पे कहीं वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट ये अपनी 10 डे में का सपोर्ट लेके जा रहा है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो 1300 का, जो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 1300 1305 पे यहाँ पे जो जितने भी कॉल राइटर बैठे थे 1300 पे, वो निगेट हो जाएंगे। और 1300 का जो एक आप कह सकते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वो अभी मेरे हिसाब से इंडसइंड में सपोर्ट के तौर पे उभर के आएगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है पोजिशनली, वो कम से कम मेरे हिसाब से 1380 से 1400 का बनेगा, पोजिशनली की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको इस मोमेंटम को प्ले करना है, तो कैसे करके, क्योंकि काउंटर ओवरबॉट है और मोमेंटम है। तो देखिए यहाँ पे 1300 का कॉल ऑप्शन मैंने लगाया हुआ है, 37 के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा कम से कम 25 का, और इसका टारगेट आप सेट करें करीबन 60 प्लस का। तो मेरे हिसाब से इस कॉल ऑप्शन के जरिए इंडसइंड को आप प्ले कर सकते हैं। एक सेफर भी बेट होगा क्योंकि स्लाइटली ओवरबॉट है। ओके, चलिए बात करते हैं दो स्टॉक्स के जहां थोड़ा प्रेशर है आज, इन्फो एज और वेदांता, और इन दोनों पर ब्रोकरेजेस ने कुछ चिंताएं जताई हैं और रेटिंग्स और प्राइस टारगेट्स भी कम किए हैं। इस पर चलते हैं सुमित के पास। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज इन्फो एज और वेदांता दोनों में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इन्फो एज की रिपोर्ट तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको दिखाई पड़ेगी। पहले वो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है इन्फो एज को लेकर, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और 3000 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिएक्शन भी है, 2% नीचे स्टॉक कामकाज कर रहा है। उनका मानना है कि नौकरी का जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसमें थोड़ी सी स्लगिश ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो कंपनी के बाकी इन्वेस्टेड बिजनेस हैं वहाँ से भी कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो इसको सेल साइड पर रखकर चल रहे हैं। उन्होंने एशिया मैक्वेरी सेल लिस्ट जो है उसके अंदर इसको शामिल किया है,
और माना कि गोइंग फॉरवर्ड भी शायद जो बाकी अदर वर्टिकल से कंपनी के वहाँ पर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने सेल साइड पे रेटिंग दी है। एक इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही वो ये कि अपर साइड पे स्टॉक में जो पोटेंशियल अपसाइड बुल केस में वो देख रहे हैं वो 5% का है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 5% की तेजी, लेकिन बियर केस में यही बिकवाली 50% तक की रह सकती है। तो बेस केस की बात नहीं की, लेकिन बुल केस में 5% का अपसाइड और बियर केस में करीब करीब 50% का डाउन साइड वो स्टॉक के अंदर देख रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ रिवॉर्ड कम है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ये मैक्वेरी की तरफ से एक रिपोर्ट आ जाइए जिसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक में। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो स्पेशली राहुल यादव, मोस्ट कंट्रोवर्शियल फाउंडर ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसी के बाद मेरे ख्याल में नजरिया पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद अवस्थी, वो स्टोरी हम सबने पढ़ी है कि कैसे 18 महीनों में 288 करोड़ का निवेश एब्सोल्युटली जीरो हो गया। नवंबर से इस पर्टिकुलर कंपनी ने पैसे नहीं दिए अपने कर्मचारियों को। अब ऑफ कोर्स पूरी तरह से इसे लॉस घोषित कर दिया था इन्फो एज ने, और एक फोरेंसिक ऑडिट भी करवा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले बिजक्रम का इन्होंने कंप्लीटली राइट ऑफ किया, एक्स ऑफ जोमैटो और साथ ही साथ पीबी फिनटेक, इनके बाकी जो इन्वेस्टी पोर्टफोलियो है इतना कुछ खास कर नहीं रहा है। तो पहले जब हम इन्फो एज को अपने बिजनेस के अलावा प्रॉक्सी टू एक्सपोजर टू इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पढ़ते थे, क्या उसे रिविजिट कर रहा है बाजार भी? हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक रिस्क ऑफ तो बाजार में प्ले आउट कर ही रहा है, जो सिर्फ हवाई स्टोरीज पे वैल्यूएशन मिल जाती थी या स्टॉक चल जाते थे। इन्फो एज में भी वही है, बट इन्फो एज में आपको एक एडवांटेज है कि एक मेन बिजनेस है जो मेरे हिसाब से, जैसा सुमित बोल रहे थे कि मैक्वेरी का मानना है कि वहां पे स्लो डाउन आ सकता है। मेरा ये मानना है कि मेन बिजनेस में अक्रॉस स्टाफिंग और अक्रॉस ये रिक्रूटमेंट वाला काम जो है, यहाँ अगले 6 महीने में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने मिलनी चाहिए, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए हो सकता है। और जहां तक इस टाइप की राइट ऑफ्स की बात है स्टार्टअप स्पेस में, मुझे लगता है ये एक जनरल ट्रेंड है, क्योंकि आप एक थीम, एक कॉन्सेप्ट पे पैसा डालते हैं जहां आप बहुत बड़ा नॉर्मल पैसा बना सकते हैं पीवीसी के कंपैरिजन से भी ज्यादा, तो उसमें ये रिस्क तो रहेंगे। बट अगर आप इनका जो इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो है सब सम अप करके भी देखें, तो मुझे लगता है 4,500 के आसपास हमारी फेयर वैल्यू आ रही थी, तो लगभग स्टॉक उन्हीं भाव पे है, तो वहां से बहुत ज्यादा अपसाइड आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही मक्वायरी कह रहा है। इनफैक्ट यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश सिर्फ 5% है, अंडर परफॉर्म करेगा तो 50% गिर सकता है, और इनका टारगेट क्लियरली 3,000 का है। लेकिन इन्फो एज एक तरफ और दूसरी तरफ वेदांत, और वेदांत ने एक के बाद एक जिस तरह से डिविडेंड रोल आउट किया है उसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट क्या कहती है सुमित? देखिए, 160 रुपए के आसपास के डिविडेंड पिछले 2-1 साल में ये कंपनी दे चुकी है। 110 का पिछली बार, 18 साढ़े 18 का भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। तो इतनी बड़ी रकम को शेल आउट करने के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेस थोड़ा सा कंसर्न ये रेस कर रहे हैं, कंपनी का डेट का लेवल अभी भी हायर साइड पर है और उसके बावजूद भी कंपनी इतने बड़े बड़े डिविडेंड पे ऑफ्स कर रही है। तो जो रिपोर्ट आई है वो वेदांता के ऊपर जेपी मॉर्गन की है। उन्होंने वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों को ही दायरे में शामिल किया है। वेदांता की न्यूट्रल रेटिंग रखी है, टारगेट 280 रख दिया है 350 से घटाकर, और अंडरवेट रेटिंग उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी रखी है। मेंशन किया है कि जो जिंक की कीमतें हैं वो आगे अगर नहीं बढ़ती हैं या रिकवरी नहीं आती है तो वो हिंदुस्तान जिंक एंड अल्टीमेटली वेदांता दोनों के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं। जिंक की कीमतों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना रियलाइजेशन पे प्रेशर आएगा, हिट होगा और कंपनी की बॉटम लाइन भी इम्पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी। और इसके रिकवरी में जिंक और एल्यूमिनियम दोनों ही कीमतों में रिकवरी में अभी वो समय मान रहे हैं कि शायद थोड़ा समय लग सकता है। वेदांता के नंबर्स पे इसका प्रेशर रहेगा। कंपनी ऑलरेडी बड़े डेट के अंडर में कामकाज कर रही है, डिविडेंड पे ऑफ ज़्यादा किए हैं और उसके बावजूद कंपनी ने डेट का रीपेमेंट नहीं किया है। एक बड़ा केपेक्स अनाउंस कर रखा है, तो केपेक्स के ऊपर भी इशू आ सकता है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हायर साइड पर है और कंपनी हायर डेट पर है, तो ये कंपनी की इंटरेस्ट आउटगो को बढ़ा देगी, जिससे इनकी बॉटम लाइन और हिट होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि इन्होंने एज अ कंसर्न रेज किया है जेपी मॉर्गन ने, और ये पहले भी जानकार मानते हैं और शायद बाजार इसी को ही थम्स डाउन दे रहा है, जिसका एक रिएक्शन स्टॉक में आज हमने देखा भी है। ओके, तो वेदांत, इन्फो एज और साथ ही साथ वेदांत का शेयर एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर क्लियरली थम्स डाउन के बाद वो स्टॉक ड्रैग कर रहा है। गावा साहब, शॉर्ट करेंगे क्या वेदांत को? शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेट्स सी, शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए।
मेरे ख्याल से जगह ऐसी है, यहाँ से बाउंस मिल सकता है, लेकिन जब वो अप मूव मिलेगा 285 के आसपास, फिलहाल शॉर्ट तो नहीं करना है। या तो शॉर्ट करना है तो जगह अच्छी मिल जाती है, अगर वो 270 के करीब 275 बीच कर ले तब फिर एक शॉर्ट बनता है। फिलहाल नहीं, ये जगह सपोर्ट की है। आई थिंक विल वेट इट आउट। 270 के नीचे निकलने लगे तो शायद शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। प्रशांत सामंत भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, क्या ट्रेड आपके पास? जी गुड आफ्टरनून जी, एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक स्टॉक जो एक बहुत अच्छी रैली के बाद 20 एमए पे डिप लिया है, स्क्वीज जैसा बन रहा है, और वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव आ सकती है। जब भी सेलिंग हुई है तो वहां वॉल्यूम नहीं है, तो डेफिनेटली बुल्स कंट्रोल में होगा। छोला फाइनेंस करीबन 1045 से 1050 के बीच चल रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1028 1028 का, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 1075 से लेके 1080 तक के देख रहा हूँ। ये फिलहाल आपके लिए छोला इन्वेस्टमेंट पर एक व्यू आता हुआ। आपका वैसे हमारे कई सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एसीसी पर एक बार व्यू ले लिया जाए। कोई खास राय एसीसी के ट्रेड पर, प्रशांत सावंत? जी ओवरऑल हर्षरा जी, सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, और एसीसी थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे, इसलिए जितना मुझे याद है पिछले हफ्ते मैंने अंबुजा सीमेंट रेकमेंड किया था, शायद शुक्रवार को, वो अच्छा चल रहा है। एसीसी की जहां तक बात है, हम 1815 पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है जो परसों का लो है 1790, वो आपके लिए एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पॉट बेसिस में, और ऊपरी लेवल पे करीबन 1830 एक रेजिस्टेंस है, अगर निकल जाए तो शायद हम 1900 तक के लेवल बहुत आसानी से देख सकते। तो अभी एक कंसोलिडेशन जोन में मेक और ब्रेक लेवल पे, पर जिनके पास भी पोजीशन हो वो 1790 का स्टॉप लॉस रखें। जो लेना भी चाहते हैं, मुझे लग रहा है 1790 के हिसाब से क्वांटिटी प्लान कर सकते। फिर कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। एबी फैशंस 207 इस समय एबी फैशंस का रेट, लेकिन नज़र बार बार मेरी एक्सेस पर जा रही है सुबह से। ये क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे बना हुआ है इंडेक्स में, और आज अच्छा मूव इसमें 3% ऊपर ये स्टॉक का। अब बात करते हैं आज जो एक बड़ा इंटरव्यू हमने किया मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिधम देसाई, और जो काफ़ी बुलिश हैं, और किसी बिजनेस चैनल को सबसे पहला इंटरव्यू दिया उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस से पहले, और स्पेशली वो एक बड़ी रिपोर्ट जो उन्होंने इंडिया इन नेक्स्ट डेकेड के ऊपर लिखी है, उसी में से एक सवाल मैंने उनसे पूछा था ऑटो सेक्टर को लेकर कि जो इतनी बड़ी रैली हमने देखी है, क्या उसके बाद स्टॉक्स महंगे हो गए हैं? उनका मानना है कि अगले 1 से 2 साल में और बहुत बड़ी रैली बाकी है ऑटो स्टॉक्स में। ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है अगले 12-24 महीने में बहुत तेज़ी आएगी, तो वहाँ पे लेंडिंग ग्रोथ शायद ज़्यादा हो सके, तो वो थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन जो मेन स्टोरी है, जो मेन कहानी है, वो लेंडिंग कॉस्ट को लेके है। ग्रोथ तो सबका आएगा, लेंडिंग ग्रोथ तो पूरे सिस्टम में आने वाला है, बैंक्स को भी मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे जो समस्या है वो निम्स की है, तो बैंक्स में 6-8 महीने का ये जो निम का प्रेशर है ना, वो है थोड़ा सा, जो एनबीएफसीज में नहीं है। ओके, तो ये होगी बात ऑटो सेक्टर की, और ऑब्वियसली एक एनबीएफसी और बैंक्स पे पॉजिटिव व्यू था। ये पूरी बातचीत जो हमने आपको सुबह सुनाई थी, अगर आपने मिस कर दिया इसको, तो आप इसको आज एक बार फिर शाम को कैच कर सकते हैं 7:57 पर, मतलब 8 बजे करीब। ये रिदम के साथ चर्चा लाइन अप है शो में दोबारा आज चैनल पर आपके लिए। और एफडीआई, इंडियन मार्केट्स में फंड्स का एक ब्रॉडनिंग, और एक ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट में एक ग्रोथ, ये सब एक क्लियरली एक फैक्टर्स हैं जिनको लेकर रिदम काफ़ी बुलिश हैं, और ये सब हर्षता लाइंड अप है आज। इतना बुलिश मैंने रिदम को पहले कभी नहीं सुना एक्चुअली। वो जितना बुलिश इस बार वो साउंड किए, पहले कभी इतना बुलिश नहीं साउंड किया। मेरे को एक्चुअली वो अंश अच्छा लगा जब वो कह रहे थे कि पी को कितने कैजुअली लोग यूज करते हैं कि महंगा हो गया, मतलब 40 के ऊपर गया तो बहुत महंगा है। और वहां पर एक्चुअली काफी पते की बात थी, क्योंकि वो सिर्फ फिगर आइसोलेशन में लोग रखकर क्या क्या कुछ बोल जाते हैं, वरना दूसरे पर्सपेक्टिव को भी आपने ध्यान में रखना है जब भी आप किसी भी स्टॉक पर कॉल ले रहे हैं वैल्यूएशन। एब्सोल्युटली, और कई बार तो इनफैक्ट जो उन्होंने एक चीज कही कि अगर लो पी है तो मतलब किसी कारण से लो पी है। इसके लिए मतलब आप जैसे कई बार हॉलीडे अगर अपनी कर रहे हैं, और अगर आप होटल्स सर्च करते हैं, तो जो सबसे कम प्राइस वाले तो उनको आप इग्नोर कर देते हैं ना, कि ये तो कुछ किसी कारण से ही कम होंगे। तो उसके बाद आप
मतलब थोड़े महंगे ही ढूंढते हैं, लेकिन उसमें फिर वैल्यू ढूंढते हैं। तो एग्जैक्टली वही बात पीई की है कि एकदम कई बार एकदम लो पीई भी शायद अच्छी बात नहीं है, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान रखें। लेकिन ये पूरी चर्चा 8 बजे आप वापस सुन सकते हैं आज। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग चर्चा, हमने अलग अलग अंश आपको सुनाए हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर को लेकर क्या रुझान बन रहा है अगले 12 से 24 महीनों में, वो अंश आपको दोबारा सुनाते हैं। ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है अगले 12-24 महीने में बहुत तेज़ी आएगी, तो वहाँ पे लेंडिंग ग्रोथ शायद ज़्यादा हो सके, तो वो थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन जो मेन स्टोरी है, जो मेन कहानी है, वो लेंडिंग कॉस्ट को लेके है। ग्रोथ तो सबका आएगा, लेंडिंग ग्रोथ तो पूरे सिस्टम में आने वाला है, बैंक्स को भी मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे जो समस्या है वो निम्स की है, तो बैंक्स में 6-8 महीने का ये जो निम का प्रेशर है ना, वो है थोड़ा सा, जो एनबीएफसीज में नहीं है। तो दिन भर आपको हम इंटरव्यू सुना रहे हैं, और आज 8 बजे एक बार फिर आप तसल्ली से मार्केट बंद होने के बाद ये इंटरव्यू देख सकते हैं। चलिए, अब 4 का चौका लेने की बारी है। हमारे जानकारों ने आपके लिए वो सभी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं। शुरुआत करते हैं फिर सस्ता ऑप्शन के साथ, और प्रशांत एकदम तैयार है। जी हर्षा जी, जो स्टॉक मैंने रेकमेंड किया चोला फाइनेंस, मैं यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जब हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो मोमेंटम सबसे अहम फैक्टर होता है। तो इसकी जो 1050 ऑलमोस्ट एट द मनी करेंगे, 1050 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है 1050 करीबन 30-31 के जोन में चल रही है। यहाँ पे 21 का स्टॉप लॉस में रखूंगा, और मेरा टारगेट होगा टारगेट 150-50 का, और टारगेट टू 60 का। चोला फाइनेंस 1050 की कॉल ले सकते हैं यहाँ पर। ये एक इस समय प्रशांत का सस्ता ऑप्शन। मानस, एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए टाटा स्टील पे रिकमेंडेशन है, और नॉर्मली मैं मेटल थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, समझ में नहीं आता है कभी कभी उसका मूवमेंट। लेकिन टाटा स्टील के पैटर्न्स अगर आप देखिए तो क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, हायर टॉप हायर बटन का कंफर्मेशन दिया है, तो आई थिंक टेक्निकली 114 रुपए तक के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 107.50 के रहेंगे, टारगेट 114 रुपए के रहेंगे। और यहाँ पर आप कॉल में भी ट्रेड कर सकते हैं। 110 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹2.75 का ट्रेड हो रहा है। ₹1.60 आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और ₹5 के टारगेट सेट करने हैं 110 के कॉल ऑप्शन। ओके, टाटा स्टील और फ्यूचर्स प्लस 110 की कॉल ऑप्शन, ये एक अच्छा विकल्प है ट्रेड करने का टाटा स्टील को। चार्ट का चमत्कार स्वाति होटकर के सोचने से आएगा। स्वाति, क्या पिक कर रही हैं आप? इस चार्ट के चमत्कार में मैं बाय कॉल देना चाहूंगी सिप्ला पे। सिप्ला का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक हम लोग ने डाउनफॉल देखा था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, वहां से एक रिवर्सल देखने मिला ना। अभी ये 20 डीएम का काफी अच्छा सपोर्ट लेके विरोजी ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। फेब में जो एक गैप डाउन दिखा था, मुझे लगता है वो एक गैप को वापस फिल करने जा सकता है, विच कम्स टू एट अराउंड 1000 के लेवल से। तो 4 डिजिट में ये एंटर होने की पूरी प्रिपरेशन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स मेरे पॉजिटिव है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है। तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 960 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1000 and 1010 रुपीज ऑन हाई साइड। चलिए अब चलते हैं शरद के पास, मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी, हमारा मिड कैप फंडा है सिंफनी लिमिटेड। कंपनी ने ऊपर से एक डिसेंट करेक्शन देखी है, हालांकि कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में अब की बार समर उतना अग्रेसिव नहीं है जितना हर बार होता है, इस वजह से थोड़ा डाउट है लोगों को। बट हमारा ये मानना है कि अक्रॉस इंडिया इन्होंने जिस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच को बढ़ाया है, जो ईस्ट और साउथ में एडिशनल डिमांड इनको मिलेगी वो कॉम्पनसेट कर देगी मोर देन एनफ। और ये क्वार्टर यूजुअली सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। अगले ऑस्ट्रेलिया वाले बिजनेस में उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जो स्ट्रेटेजी उन्होंने इनिशियली डिप्लॉय की थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है, अब वो वापस अपने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी पे वहां भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। यूएस में कुछ स्लो डाउन था, प्रीएम्प्टिव कट्स थे रिसेशन के डर से, मेरे हिसाब से अब वो भी नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। और जैसा कैपेक्स का साइकिल यूएस में भी है, इंडिया में भी है, और गर्मी बढ़ने का जो ट्रेंड है वो हमें लगता है एक आधी साल हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते रहने चाहिए। तो इंडस्ट्रियल कूलिंग और डोमेस्टिक कूलिंग दोनों में रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। हमें लगता है काफी डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए। FY24 में अर्निंग्स करीब 28-30 रुपए के आसपास आनी चाहिए।
और FY25-26 में भी 25-30% जैसी ग्रोथ रहनी चाहिए। तो 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1200 रुपए के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से सिम्फनी लिमिटेड। ये बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है और बहुत ही एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये वीकनेस आई है। याद रखिएगा, इसका जो 1 मार्च को भाव था वो था 1223 का, तो ये लगभग 225, 350 और 350 रुपए का रिट्रेसमेंट एक सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने की छोटी अवधि में आया है। तो जो शरद जी पिक कर रहे हैं वो इसको मल्टी ईयर लो जून 2020 से लेके अब तक का जो बेस है दैट्स एग्जैक्टली 850। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव शायद मेरे ख्याल से बेटर जोन है। खैर, 4 ट्रेड्स आए आपकी स्क्रीन पे क्लिक करके। प्रशांत सावंत जी के साथ हमने सस्ता ऑप्शन आज पिक किया। प्रशांत सावंत जी, मानस, स्वाति और शरद। पहला ट्रेड आया 14 का कॉल और करीब 50-60 का लक्ष्य है, 33-70 पे ट्रेड करता हुआ 21 रुपए का स्टॉप लॉस। मानस जी का दूसरा ट्रेड था टाटा स्टील, उन्होंने पिक किया टाटा स्टील को 110 की कॉल ऑप्शन का विकल्प भी दिया। 114 का लक्ष्य है यहाँ पे। स्वाति होटकर ने आज पिक किया था सिप्ला, 975 का लेवल है, 1000 का लक्ष्य, पुल बैक मोड में स्टॉक। और शरद अवस्थी जी ने सिम्फनी को पिक किया आपकी स्क्रीन पे 850 पे ट्रेड करता हुआ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है कमाई का अड्डा में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत इस पैनल के साथ फिर हाजिर होता है। और इस समय मार्केट स्टेटस को निफ्टी 18,616 पर, बैंक निफ्टी 44,177 पर, तो 44,200 बैंक निफ्टी पर, 18,650 निफ्टी पर क्लियरली एक रेजिस्टेंस। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं। नवीन, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करेंगे ऑटो स्टॉक से। शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सभी स्टॉक्स में क्या भी होगा आपका इन स्टॉक्स को लेकर? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, हम ये सेक्टर पे स्ट्रक्चरली पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। अगर आप देखेंगे इसका परफॉर्मेंस, अगर ऑटो सेक्टर का काफी सेक्युलर परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 1 ईयर में, 1 ईयर परफॉर्मेंस, 1 मंथ परफॉर्मेंस, 3 मंथ परफॉर्मेंस, 6 मंथ परफॉर्मेंस, अक्रॉस टाइम फ्रेम्स देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ऑटो सेक्टर यहाँ से भी नेक्स्ट 1 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो चैलेंजेस थे मार्जिन के, वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। मार्जिन प्रोफाइल नेक्स्ट 1 साल में बेहतरीन रहेगा। और दूसरा जो मतलब प्रोडक्शन चैलेंजेस थे वो काफी कम हो रहे हैं एंड आगे जाके और भी कम हो जाएंगे। थर्ड जो मतलब स्ट्रक्चरल जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इसके अलावा जो नए कैटेगरीज में जो कंपनीज जो एंटर कर रहे हैं उससे भी जाके फायदा होगा। सो ऑटो स्ट्रक्चरल पॉजिटिव स्टोरी है हमारे लिए और ये सेक्टर पे ओवरवेट एलोकेशन रखना चाहिए। ये है ओवरवेट एलोकेशन टू ऑटो। मतलब और सर, मतलब नवीन जी, इसको भी बाइसेक्ट करना हो ऑटो को तो प्रेफर्ड सेगमेंट क्या होगा आपका? 2 व्हीलर में ऑलरेडी एक मूव आ चुका है और ये मूव आई थिंक सबकी एंटीसिपेशन, सबकी सोच समझ की शक्ति से परे था। बजाज ऑटो, टीवीएस पहले ऑल टाइम हाई था। अब थोड़ा सा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर लग रहा है या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, फॉर इंस्टेंस अशोक लेलैंड? जहाँ तक अशोक लेलैंड का सवाल है, मैं ये चीज बताऊंगा कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुरा नहीं है। आई वुड से इवनली बैलेंस्ड है। इनफैक्ट रिस्क थोड़ा सा कम ही है, जिसके हिसाब से अपसाइड मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है। मैं वही एक मेरा चैलेंज रहेगा अशोक लेलैंड के स्टॉक के लिए। अदरवाइज मुझे डाउन साइड का चैलेंज बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। जहां तक पैसेंजर व्हीकल का सवाल है, वहां पे मुझे लगता है कि यहाँ से 10 to 15% रिटर्न बनना स्टॉक्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या मारुति हो या इवन टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। ओके, तो उस 4 व्हीलर स्पेस में पैसेंजर व्हीकल आइडियाज कई सारी हैं और आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे नीलेश शाह से, उन्होंने आई थिंक लास्ट फ्राइडे ही कहा था कि वो और 2 व्हीलर्स में ईवी प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आइदर वेज अलग अलग फंड्स का नजरिया अलग अलग है ऑटो साइड पर। अच्छा, बैंकिंग काउंटर्स को लेकर नवीन मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग हम इस हफ्ते ऑफ कोर्स आरबीआई की तरफ से उन बयानों पर भी नजर डालेंगे जहां पर लार्जली मार्केट ये
जरूर कह रहा है कि शायद एक और पॉज आता हुआ दिखाई देगा और कमेंट्री देखनी होगी कि रेट रिवर्सल का साइकिल कब शुरू होता है। क्या उस तरफ कुछ इंडिकेशन आपको लग रहा है कि रेट रिवर्सल के बारे में चर्चा होगी या नहीं? पर्सनल व्यू ये है कि रेट रिवर्सल मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है इमीडिएटली। मे बी एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि रेट रिवर्सल का जो रुझान है वो थोड़ा सा मतलब उसमें मोमेंटम आ सकता है। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे मुझे रेट रिवर्सल का स्कोप थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अगर देखेंगे वो कोई बहुत ज्यादा लो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस वो बैंड में चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो एक पॉजिटिव है, बट लेकिन ऐसा बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि रेट रिवर्सल का जो टॉक्स के जो मतलब मोमेंटम है उसे मतलब आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन बाय एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि चांसेस थोड़े ज्यादा है। अच्छा नवीन जी, आपको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड इस वक्त एनबीएफसीज में, एचएफसीज में, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज में, और एक और तबका जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया वो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मेरे ख्याल से पूरा का पूरा लास्ट एक साल का 6 महीने का टाइम फ्रेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। मैं यहाँ पे एनबीएफसीज को और बैंक्स को जोड़ रहा हूँ, उसमें आपके लिए एक और विकल्प जोड़ रहा हूँ और वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप क्या पिक करना चाहेंगे इस लेवल पे भी, इस वक्त अभी जो पैसा बना के दे सकता है? जहां तक ओवरऑल बीएफएसआई सेक्टर है, अगर हम देखेंगे ये सेक्टर आप बहुत ही क्लियरली सेग्रीगेट कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। अगर मुझे रिस्क लेना है तो मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस में एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है, राइट। माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक्स में परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में जो ग्रोथ आती है और जो आरओए जो बन सकता है वो काफी हाई होता है, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है। तो माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है यहाँ पे निवेश किया जा सकता है अगर अगर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट थोड़ा हाई हो। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो टियर 2 बैंक है, जो स्मॉलर बैंक है, जैसे अगर हम बात करें जैसे रत्नाकर बैंक लिमिटेड हो गया, या फिर इसके अलावा अगर हम फेडरल बैंक हो गए, ये जो मतलब जो कैटेगरी 2 बैंक है जो मतलब फ्रंटलाइन बैंक्स में नहीं आते, यहाँ भी मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है। और उतना रिस्क नहीं लेना है तो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ बैंक्स है वहां पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और जहाँ पे मतलब पैसे बन सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो फ्रंटलाइन बैंक्स है और जो पीएसयू के जो बड़े बैंक्स है लाइक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां पे भी रिटर्न इन द नेक्स्ट 1 ईयर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अट्रैक्टिव है। अच्छा चलिए एक मिड कैप आईटी की बात हो जाए। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम नवीन, स्पेशली आफ्टर नंबर्स, और एक जो लार्ज कैप आईटी ने स्केयर दिया था उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट। यहाँ क्या भी होगा आपका? जहाँ तक मिड कैप आईटी का सवाल है, इसमें बहुत ही मेरा आउटलुक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, जहाँ पे कंसिस्टेंट हिस्ट्री है और रिटर्न्स का, जैसे कि अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करें जहाँ पे रिटर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है लास्ट 3 साल में, तो वहां पे निवेश फिर भी ये लेवल पे किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा मिड कैप आईटी के वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है, या मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा एट दीज वैल्यूएशंस, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जहाँ पे सेक्टर का आउटलुक बहुत स्ट्रांग नहीं है और वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा है, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करना चाहिए, ना कि ओवरऑल एक सेक्युलर कॉल लिया जा सकता है मिड कैप आईटी में। सो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड पकड़ना चाहिए जहां तक मिड कैप आईटी। नवीन, पिछली बारी जब आपसे बातचीत हुई थी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात की थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली रियल एस्टेट काउंटर्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, जहां पर हमने देखा प्रेस्टीज के नंबर्स बेहद शानदार थे, डीएलएफ का परफॉर्मेंस हैज बीन अस्टाउंडिंग और इन सभी कंपनियों का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और गाइडेंस देके गया है बाकी पूरे साल के लिए। यहाँ पर आप लोगों ने रिसेंटली क्या एक्सपोजर बढ़ाया है?
जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, हमारा एक्सपोजर रियल एस्टेट में बढ़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारा व्यू जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे पॉजिटिव है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल बेट है, जहां जहां पर भी कंपनीज के पास हार्ड एसेट्स है, राइट, तो वहां पे मुझे लगता है कि आगे जाके भी एसेट रीप्राइसिंग होने के कारण वैल्यू क्रिएशन की संभावना आगे बढ़ रही है। तो इसलिए अगर मैं देखूंगा कि इवन यूटिलिटीज अगर देखते हैं तो वहां पे मतलब एसेट वैल्यू काफी स्ट्रांग है, इसलिए यूटिलिटीज अच्छे कर रहे हैं। रियल एस्टेट में जहाँ पे ऑफ कोर्स एसेट वैल्यू काफी स्ट्रांग रहती है, जहाँ पे नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से अगर कंपनीज को हम वैल्यू करें और बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वहां पे भी रिटर्न्स बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल हमारा जो में वो है कि जहाँ पे हार्ड और रियल एसेट्स है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा रीजनेबल है एंड आरओई एक्सपेंशन की संभावना है, तो वहां पे रिटर्न्स काफी अच्छी बनने की ये है एंड वो सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। नवीन जी, एक और चीज, हमें लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जो जोर दिया गया उस थीम के अंतर्गत मतलब लास्ट 3 साल में जो सेक्युलर ग्रोथ हमने स्टॉक्स में देखी उसमें HAL है, ड्रीम रन रहा है स्टॉक का। अप्रैल 1 को इसका भाव था 500 रुपए, इट्स नाउ 3300, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये ऑल टाइम हाई है। पहला तो लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं तो क्या इसको कैश में कन्वर्ट कर लें, पार्शियल कैश में कन्वर्ट कर लें, BEL एट ऑल टाइम हाई, या फिर अभी और पैसा बनना बाकी है इसमें? और आपका अगर प्रिफर्ड कोई डिफेंस स्टॉक का चंक है या फिर 1-2 स्टॉक जो आप प्रेफर करते हैं वो कौन से नवीन जी? ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड्स काफी सेक्युलर और स्ट्रक्चरल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज है एंड दूसरा चैलेंज ये सेक्टर में ये आ सकता है कि आगे जाके एग्जीक्यूशन के इश्यूज आ सकते हैं। थर्ड जो है इश्यूज आ सकते हैं वो लॉन्गर टर्म मार्जिन प्रोफाइल मेंटेन करना इस सेक्टर में थोड़ा सा चैलेंज रहता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहे हैं उसके हिसाब से जो ग्रोथ प्रोफाइल एंड जो मार्जिन चैलेंजेस आगे जाके आ सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल पे मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। उस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने में आई वुड से कि इन्वेस्टर्स का बेटर इंटरेस्ट होगा। ओके, चलिए फिर नवीन, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज। तो ये बात हुई बिग मार्केट वॉइसेस में नवीन कुलकर्णी से। अब ज़रा एक बार मार्केट का रुख करते हैं और थोड़ा सा ऊपरी लेवल से मार्केट हल्का हुआ है क्लियरली। ब्रॉडर मार्केट में खासतौर से मिड कैप इंडेक्स जो है वो हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है और ये देखिए इसमें मिड कैप इंडेक्स 34,170 वाला अब करीब 34,046। इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थोड़ा अटक रहे हैं, 18,602 पर निफ्टी और 44,145 पर बैंक निफ्टी। आज सुबह क्लियरली एक अप्रोच है कि 44,200 250 एक टफ लेवल होगा निकालने के लिए। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी कई स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। एक बार जरा हेवल्स और टाटा पावर, ये 2 स्टॉक्स लेकर आते हैं और दोनों में एक अच्छा मूव और अच्छा मोमेंटम। इनफैक्ट हेवल्स इस समय डे हाई पर और टाटा पावर यहाँ पर भी एक मूव। गाबा सर, कोई व्यू आपका हेवल्स को लेकर? जी हाँ, हेवल्स अप मूव है और मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया है। 1352 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 1380 तक जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। टॉप होगा 1340 का। हेवल्स एक बढ़िया ट्रेड बनता है, BTST के तौर पर भी देखा जाए तो क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हेवल्स। हेवल्स एक BTST ट्रेड के तौर पर साबित होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिल रही है। अच्छा, निफ्टी बैंक जो 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी में था, हल्का सा कूल ऑफ ऊपरी लेवल से आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आप गौर करिएगा। 44,130 के लेवल्स इस समय हल्के से ब्रीच होते हुए दिखाई दिए हैं, तो मामूली सी सही लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई जरूर है पिछले 10-15 मिनटों में। और कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इंडसइंड बैंक में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ। एक बार मानस कोटक पर एक व्यू लेंगे, फिर BTST ट्रेड आपका लेंगे। कोटक में क्या आप देख रहे हैं? आज का ये क्लोज अगर 0.5% नीचे होता है 1926 के आसपास। आप शायद म्यूट पर है मानस। माफ करिएगा हर्षिता जी। तो देखिए, कोटक बैंक में अगर आप देखिए तो पिछले 3 दिनों से 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो ये बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए 1920 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे फिसले तो अब आपको 1850 तक की जगह खुल जाती है। तो इस लेवल पे, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, खरीदारी केवल 1955 के ऊपर करेंगे। बिल्कुल। वो जो MSCI वाले दिन पूरा वो कैश वर्सेस फ्यूचर्स का पूरा गेम हुआ था हर्षदा, 2050 तक गया था कोटक, और उस दिन एक नो ब्रेनर ट्रेड मिली थी ट्रेडर्स को कोटक के ऊपर, और अगले दिन से देखिए क्या मूव यहाँ पर वापस अब 1926 पर कोटक आकर स्लिप कर रहा है और वापस उस जोन में फंस गया जिस जोन में ये लगातार 6 बार फंसा है। खैर अब BTST ट्रेड्स शुरू करते हैं, फिर मानस आपसे शुरुआत कर लेते हैं, BTST या STVT? BTST करेंगे और वो टाटा पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए टाटा पावर में करीब 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, 218 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक अनुज जी, लेकिन आज स्टॉक ने 218 रुपए का लेवल ब्रीच किया है। पिछले करीब 1 घंटे से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल्स पे टाटा पावर में खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉसेस 217 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 225 रुपए के रहेंगे टाटा पावर में। 225 के टारगेट के लिए टाटा पावर में एक तेजी का ट्रेड इस घंटे मोमेंटम पकड़ रहा है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षद जी देखिए, मैं सुबह मैंने एक मार्केट खुलने के बाद दिया था, वो था लार्सन एंड टुब्रो। आई थिंक आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद L&T, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है 10, 20, 50 DMA के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। अगर आप प्राइस पैटर्न देखें तो इट्स एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट विद राइज इन वॉल्यूम एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए कम से कम 2300-2320 तक का, टू बी वेरी प्रिसाइज 2320 का टारगेट लेके काम करे। इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2260, सो इट्स अ बाय इन लार्सन एंड टुब्रो। ओके, L&T पे बाय। राजेश जी का सुबह भी L&T था मेरे ख्याल से। प्रकाश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ आपका टॉप कन्विक्शन कॉल लेने के लिए, कल का जो ट्रेड आप कैरी करेंगे। खुश तो बहुत होंगे सर आप आज। M&M जो है वो करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हो रहा है 1400। मेरे स्क्रीन पे ऑल द रोलिंग है इस वक्त, बट एट ऑल टाइम हाई M&M सर। M&M मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छी तेजी से मोमेंटम भी है, 1395 के आसपास ट्रेड कर रहा है, न्यू हाई के आसपास ही है। मेरे ख्याल से 1425 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 1380। M&M बिल्कुल अच्छा है, मोमेंटम है और मोमेंटम प्ले करना भी चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है मदरसन सुमी, लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। कल ट्रेड कर रहा है 80.85 पर, बहुत ही टाइट स्टॉक, खास नहीं, और वो का करीब 80.50 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है मदरसन पर 82-83 के पॉसिबिलिटी। मदरसन समर्थन, यहाँ पर एक बेट लेना है। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड क्या होगी BTST? जी अनुज जी, मैं HDFC लाइफ में एक अच्छी डिप देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 MA के करीब, और अगर मैं विजुअली देखूं तो करीबन एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन सपोर्ट के करीब आया हुआ है। तो ये करीबन 575 के जस्ट नीचे है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 565, 565, और मुझे लग रहा है ये 600 तक जा सकता है, 600। ओके, तो HDFC लाइफ में भी एक ट्रेड इस समय आता हुआ। HDFC लाइफ पिछले हफ्ते काफी इंटरेस्टिंग मूव्स दिखा रहा था, आज हल्का सा नेगेटिव टिक शांत है, लेकिन शायद एक मौका है तेजी का ट्रेड लेने के लिए। चलिए, आखिरी कुछ मिनटों का ट्रेड बाकी है। आपने टाटा पावर मेंशन किया, यहाँ पर पावर ग्रिड में भी थोड़ी सी जान आती हुई, करीब आधे % के गेंस 235.80 के आसपास। क्या ये भी टाटा पावर को थोड़ा सा कंपनी दे सकता है मानस तेजी में? तो देखिए पावर ग्रिड में एक मॉर्निंग में एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद 238 के हाईज को टेस्ट किया, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो पैटर्न उतने पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अभी की अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे के प्राइस है। तो टाटा पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पावर ग्रिड। आई थिंक पावर ग्रिड अगर आपके पास है तो आप बने रहिए 234 रुपए के स्टॉप लॉस से, लेकिन फ्रेश खरीदारी केवल 239 के ऊपर करनी चाहिए। अच्छा प्रशांत, जरा एक बार आप एस्ट्रल को रीड कीजिएगा, क्योंकि जब हमने वो टॉप OI गेनर्स की शीट सुबह मतलब शुरुआत में देखी थी, बड़ी कमांडिंग पोजीशन में एस्ट्रल जा रहा है। आई मीन इस वक्त भी कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ा OI एडिशंस जो अगर आप इस वक्त देखें तो वो एस्ट्रल ही कैरी कर रहा है कल के लिए। एक सेकंड दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। यस, 10.8% OI बिल्डअप कैरी कर रहा है कल के लिए। प्रशांत, यहाँ पर ऑप्शन एक्टिविटी हालांकि थोड़ी सी लिक्विडिटी कंसर्न है यहाँ पर, बट ये इस OI के साथ अब जनवरी 2022 के प्राइस को चैलेंज कर रहा है। दैट मीन्स वो पूरी की पूरी रेंज बाइसेक्ट होने की कोशिश करते हुए। आप फ्यूचर्स प्रिफर करेंगे यहाँ पे, या फिर अगर किसी ऑप्शन में आपको थोड़ी लिक्विडिटी नजर आ रही हो तो प्रशांत उस पर टिक दीजिएगा अपना।
जी वीरू जी, एक्चुअली थोड़ा सा ये स्ट्रेस्ड है। अगर मैं अभी देखूं तो ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पे आया है, जहाँ पे इमोशनल टर्बुलेंस रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। तो मुझे लग रहा है अगर ये थोड़ा सा कूल डाउन होके हमें 1870 के आसपास मिल जाए तो वहां पे हमें एक ट्रेड इनिशिएट करना होगा। फिलहाल मेरी राय होगी कि जिनके पास पोजीशन हो वो ऑलमोस्ट 1880 के जस्ट नीचे यानी 1878 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्पॉट में रख के ट्रेल करें, ताकि अगर रिवर्सल आए तो आपके एक डिसेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक हो जाए। थोड़ा स्ट्रेच है, कूल डाउन होना चाहिए 1870-75, वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 1860 और वहां से आप फिर होल्ड कर सकते हो और न्यू हाई अराउंड 1920 के करीब। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लोज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट जहाँ खुला वहीं उसने एक मोर और लेस टॉप बनाया और यूएस फ्यूचर्स में कुछ खास एक्शन है नहीं। तो कल किस तरीके की मार्केट ओपनिंग हो सकती है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि प्रॉब्लम इस मार्केट में ये है कि आप गैप अप या गैप डाउन के बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इस मार्केट में चेज़ करने के लिए। आज भी फॉर एग्जांपल इंट्राडे में मार्केट ने कुछ नहीं किया। 18,640 18,582 का जो हमने बात की थी शो की शुरुआत में भी 60 पॉइंट की एक बेसिक रेंज रही है निफ्टी की। मेरे ख्याल से ये क्लोज जो है काफ़ी ना इधर का ना उधर का रिश्ता, मतलब नो मैंस लैंड वाला क्लोज है। ना आप एकदम ब्रेकआउट कर रहे हैं, ना मार्केट ऊपर से कुछ बहुत ज़्यादा हल्का हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का एक्शन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट बंद हो रही है और जिस तरीके से बैंक निफ्टी एक बार लेकर आई है आज 44,100। इनफैक्ट इसका फ्रॉम डेज हाई एक बार अगर दिखा दे बैंक निफ्टी का, यहाँ अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है। 44,266 का हाई लगाया बैंक निफ्टी ने और अब 44,097, मतलब करीब करीब 160 पॉइंट का कूल ऑफ करीब बैंक निफ्टी में हुआ है। 160-165 पॉइंट का कूल ऑफ बैंक निफ्टी में हुआ है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक। HDFC बैंक एक बजरा लेकर आइए। HDFC बैंक यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगा फ्रॉम डेज हाई। ये देखिए, ये HDFC बैंक एकदम डील ऊपर जाकर बंद हो रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो स्टॉक है अब ये 1600 तोड़ने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो रिसेंट हाई था इसका HDFC बैंक का वो था 1734 से अब ये 1606, मतलब करीब करेक्शन की अगर बात करें तो 7.5-8% की करेक्शन HDFC बैंक में हो चुकी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि बैंक निफ्टी पर इतना इम्पैक्ट आया नहीं क्योंकि ICICI बैंक और एक्सिस स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी क्लोज जो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी हल्की सी डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर टू जो शुरू में लग रहा था कि आज मार्केट कर सकता है उसके हिसाब से। थोड़ा सा ठंडा क्लोज आता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अब देखते हैं कल क्या लेकर आएगा, कंसिडरिंग ये हफ्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। अच्छा अनुज, एक पॉकेट जिस पर हमने पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी, दिन के दौरान ऑफकोर्स हुई है, लेकिन जाते जाते उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डिफेंस कंपनियां, बिल्कुल हेडलाइन में हमने हैल का जिक्र किया था, लेकिन आप दूसरे ट्रेड्स अगर आप देखें, मजगांव डॉक लेकर आइएगा स्क्रीन पर। स्टॉक है 988 के आसपास, 17 से 18% तक के गेंस, 18% की तेजी, एवरेज वॉल्यूम से करीब 13 गुना ज्यादा ट्रेड हुआ है इसमें। कोची शिपयार्ड 12% के गेंस के साथ 562-64 पर अब ट्रेड कर रहा है, एवरेज वॉल्यूम के 15 गुना ज्यादा ट्रेड हुआ। गार्डन रीच शिपयार्ड ये भी 508 का हो चुका है, करीब 9 से 10% के गेंस है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और यहां पर भी हमने देखा है करीब 12 गुना ज्यादा 10 एवरेज से ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहां पर कुछ अक्यूमुलेशन होता नजर आ रहा है। मानस, इनमें से कोई ट्रेड जो शायद कल के लिए भी धमाका क्रिएट कर सकता है, जो कैरी कर लेना चाहिए? तो देखिए, सबसे बेहतरीन तो डेफिनेटली मजगांव डॉक है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 934 रुपए का एक हाई था जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अगर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना होगा तो इस स्पेस में तो डेफिनेटली मजगांव डॉक ही होगा। 939 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन जो ब्रेकआउट देखने को मिला है हर्षदा जी, उसका जो टारगेट आता है वो 1110 से लेकर 1130 की रेंज में आता है। तो बड़ा मूव करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है। ओके, मजगांव डॉक क्लियरली शानदार मूव इस समय इस स्टॉक में। एक और स्टॉक जिसने आज लाइफ हाई लगाया वो है टाइटन, और अच्छा मूव यहाँ पर। लेकिन मानस, एक व्यू चाहिए मुझे आज, एक बार दोनों चार्ट्स देखिए, ICICI बैंक और HDFC बैंक के, क्या वापस एक डाइवर्जेंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? तो देखिए, ICICI बैंक में मैंने पहले भी मेंशन किया था कि पिछले 2 दिनों की जो क्लोजिंग थी वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे थी। तो आज का जो बाउंस बैक है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर केवल ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे 955 रुपए के ऊपर, तो उससे पहले शायद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले
अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 938 के स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और 955 के ऊपर ही एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पर तो अभी भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से कट किया है। कम से कम 1580 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर 1580 के नीचे फिसला तो 1555 के भाव भी एचडीएफसी बैंक में पॉसिबल है। तो ये भी एचडीएफसी बैंक शायद 1500 तक थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ी सी सावधानी, कुछ वार्निंग साइंस इस समय इन स्टॉक्स में आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आखिरी 15 मिनटों में आप गौर करें, 18,600 के नीचे हम जाते हुए जो दिखाई दिए हैं, उसमें हिंडाल्को, ब्रिटानिया जैसे ट्रेड्स में भी थोड़ा सा हल्कापन आ रहा है। टाटा मोटर्स में भी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई, और कोटक की तो हम बात कर ही रहे थे जो एक बड़ा ड्रैगर साबित हुआ है। टीसीएस के हाथ इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर लगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इंग्लैंड से टीचर्स पेंशन फंड को और बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए एक ऑर्डर हाथ लगा। सुबह में तेजी हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढला है यहाँ पर शांति। तो दरअसल वो ऑर्डर सिग्निफाई कर रहा है कि कंपनी के हाथ वो लॉन्ग जेस्टेशन वाले है, 10 साल का ऑर्डर है, अभी भी लग रहे हैं। तो इट्स नॉट ऑल दैट बैड जितना डर था। तो बड़े क्लाइंट्स की तरफ से वो ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, लेकिन इधर वे ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं लगे हाथ। क्या अमेरिकी फ्यूचर्स पर नजर डाल ले, वहां पर क्या स्थिति उभर कर आ रही है, उसका भी जायजा ले लिया जाए। तब तक वीरू आपको बताएंगे कि कहां पर क्या ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शंस में, अगर आप डेटा जाते जाते भापते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स नियरली 37 to 40 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक का दबाव में जो एक आउट परफॉर्मर था पिछले सत्र में, और S&P 500 एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ। तो कोई बड़ा टेक अवे अमेरिकी फ्यूचर्स से आज के सत्र में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक ट्रेड जो आज सुबह में चर्चा में था, SBI लाइफ, ये करीब करीब 1% तक की गेंद दिखाने में कामयाब। HDFC लाइफ की हम कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन SBI लाइफ एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर आज जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा विद आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो माइल्डली पॉजिटिव है। प्रशांत सावंत, SBI लाइफ पर कोई नई ओपिनियन? जी हर्षा जी, अभी जस्ट हमने HDFC लाइफ डिस्कस किया था। जहां तक SBI लाइफ की बात है तो मुझे लग रहा है इसमें भी एक अच्छी टिप आई, करीबन 1215 के जस्ट नीचे, यानी 1214 पे है। मेरे हिसाब से जो परसों का लो बना हुआ है 1199, उसके जस्ट नीचे 1195 स्पॉट में आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से मुझे लग रहा है जो स्विंग हाई बने थे 1245, ये आपका टारगेट 1 होना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करे तो 1265 भी दिख सकता है, बट 1245 टारगेट एंड करीबन 1195 आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, जो यहाँ से कल के सेशन में जाते वक्त अब जो हम OIs कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सेटअप क्या कहता है डेरिवेटिव्स का सेटअप एट क्लोज। पहले जरा लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के डेटा को देखते हैं। लॉन्ग 59, दैट्स गुड। सुबह सुबह इसका अभाव था थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल से फिगर थी करीब करीब 32, इट्स नाउ 60, ये अच्छी चीज़ है। और 50 में शॉर्ट कवरिंग, 25 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 54 में। जी एंटरटेनमेंट, M&M एट ऑल टाइम हाई, इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल और ICICI प्रो इन काउंटर्स में लॉन्ग दिखा गया। शॉर्ट कवरिंग HL में थी, बट स्टिल ये याद रखिएगा ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है आज। अशोक लेलैंड, BHL, इप्का लैब, AB फैशन में। पूरे कैपिटल गुड्स में आज या तो लॉन्ग था या फिर शॉर्ट कवरिंग थी, और BHL उसका एक बहुत अच्छा जीता जाता उदाहरण। एंड सेम इज द केस विद HL। शॉर्ट बिल्डअप मनप्पुरम फाइनेंस पे, मेटल्स वेदांता में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, टेक महिंद्रा में और श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ काउंटर जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था और जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए उसमें डेल्टा कॉप था, आदित्य बिरला कैपिटल था, इन्फो एज था, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया मार्ट। लेकिन फिर भी मैं अगर आप इसको इस स्क्रीन को थोड़ा सा और बाइसेट करके दिखाऊं तो आज के टॉप गेनर्स कौन से थे। अगर आप सेक्टर्स को देखें जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप था, वो था कैपिटल गुड्स। आज का सबसे स्टार परफॉर्मर जिसे कह सकते हैं आप, वो था कैपिटल गुड्स, और एक मीडिया, और तीसरे पायदान पे थोड़ा सा IT आता है जहां पे हायर लेवल्स पर शॉर्ट ओपन हुए। शुरुआत करते हैं कैपिटल गुड्स से। 2.9% का बिल्डअप है यहाँ पे। एस्ट्रल में एक एक करके स्टॉक्स रखिएगा डायरेक्टर साहब। एस्ट्रल में करीब 11% का ह्यूज बिल्डअप, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। सेम इज द केस विद BL एट ऑल टाइम हाई, मेरे ख्याल से 2% ऊपर रहा, 7.5% का एडिशन। पॉलीकैप 6% का पूरा रियल स्टेट जो इंसिडेंट स्पेस था, काफी स्ट्रॉन्ग थे लॉन्ग वहां पे।
और डिक्सन में, HAL में, हेवल्स पे सब में लॉन्ग बिल्डअप था, चाहे वो डिफेंस हो, वाइट गुड सेगमेंट हो, टिपिकल केबल गुड कंपनी हो, सब में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। और एक कमेंस में आज शॉर्ट कवरिंग थी, याद रखिएगा कमेंस में कुछ शॉर्ट बने थे लास्ट वीक, लेकिन वो आज कवर हुए, करीब करीब 1.7% का वाइड डिक्लाइन है। बैंक्स में क्या हुआ? बैंक्स में आज अगर आप देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखा गया एक्सिस बैंक में 4.8% का, उसके बाद RBL बैंक में 3.2% का, ICICI बैंक में आज एक अटेम्प्ट था टेंडेमा को बाइसेक्ट करने का, उस पर सक्सीड हुआ और क्लोज आता हुआ करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 5.7% के ओएडिशंस के साथ 954, मेरे ख्याल से इसका टेंडेमा प्लेस्ड है, नहीं टेंडेमा क्रॉस हो चुका है, बट 957 माइनस ने एक पॉइंट सुबह सुबह किया था, कहा था, वो महत्वपूर्ण है। बैंकिंग के बाद मीडिया स्पेस में आज सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था, यहाँ पे PVR, यहाँ पे आपका Z स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। PVR में करीब 11% का बिल्डअप रहा, सन टीवी में करीब 7.4% का बिल्डअप रहा और जी एंटरटेनमेंट में करीब 3.5% का बिल्डअप रहा। ये स्पेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग देखे गया। और जहां तक FMCG का सवाल था, यहाँ पे कुछ शॉर्ट बिल्डअप देखे गए। शॉर्ट बिल्डअप में आज सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप था गोदरेज सीपी में। मैं उन स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी वाइल्ड ओ एडिशन था। गोदरेज सीपी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हुआ। आज एशियन पेंट्स, याद रखिएगा सुबह क्रूड में एक जो बहुत बड़ी तेजी आई उसके चलते शॉर्ट बिल्डअप नजर आए और यहाँ पे करीब 1.5% का ओआई बिल्डअप हुआ। और एक स्पेस और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, केमिकल स्पेस, जो कि आज सुर्खियों में भी रहा। टाटा केमिकल 11.4%, रेन 5%, दीपक नाइट्राइट और कोरोमंडल, इन सभी काउंटर्स में लगभग 5 से 9% का बिल्डअप देखा गया। अनुज। बिल्कुल वीरू। और मिड कैप इंडेक्स काफ़ी हल्का हुआ है एक्चुअली फिर से, और मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद हो रहा है। तो 34,000 के भी नीचे जाने की, फिसलने की तैयारी यहाँ पर, और ये डे लो है 34,005 मिड कैप इंडेक्स में। लेकिन एक स्टॉक जो मानस एक बार जरा SBI लाइफ का चार्ट देखिए, डे हाई पर बंद हो रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर। कोई व्यू यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अभी भी व्यू बहुत पॉजिटिव है अनुज जी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन क्योंकि हायर टॉप सारे बटन बन रहे हैं और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आई थिंक ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस तो आपको वही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगाने पड़ेंगे, तो 1190 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 1240 और उसके ऊपर शायद 1265 तक के टारगेट आपको SBI लाइफ में देखने को मिल सकता है। SBI लाइफ आज का एक बड़ा मूवर, लेकिन फैग एंड ऑफ लास्ट जाते जाते यहाँ पर कुछ खरीदारी देखने को मिलती हुई नजर आई है। अच्छा, टाटा स्टील मुझे याद है मेंशन हो रहा था, और JSW स्टील भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मानस ने इनफैक्ट मेरे ख्याल में टाटा स्टील पर एक बाय कॉल रेकमेंड किया था, लेकिन गाबा साहब JSW स्टील जाते जाते थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर फेवर में आया है। कोई ट्रेड लेने लायक सिचुएशन है कि रहने दे? नहीं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 712 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेना चाहिए। एक ब्रेकआउट मिला है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन, तो बिल्कुल लेना चाहिए। मेरे ख्याल से 705 का स्टॉप लगाकर चलें या 708 का भी चला के चलें, 725 तक जाना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए JSW स्टील। JSW स्टील में एक ट्रेड लेकर जाया जा सकता है। वैसे अगर आप मार्केट को देखें, अनुज से कह रहे थे कि जितना उत्साह सुबह में था उतनी ही मायूसी या फिर आप कह सकते हैं उबासी दरअसल देखने को मिल रही है आज के क्लोज में, क्योंकि घूम फिर कर हम ज्यादा कुछ बढ़े नहीं हैं। निफ्टी बैंक 162 अंक ऊपर ही 44,100 के आसपास सिमटता हुआ आपको दिखाई देगा, और निफ्टी करीब करीब 60-61 पॉइंट। अच्छा, सुबह में खूब चर्चा थी कि ये लुपिन जैसे स्टॉक्स में, कई सारे फार्मा स्टॉक्स में खबरें थी, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ओपन इंटरेस्ट एडिशन खूब जमा, लेकिन प्राइस एक्शन ज्यादा देखने को नहीं मिला। निफ्टी फार्मा इंडेक्स एकदम शांत। इंडिया सीमेंट्स हाउएवर एक तेजी का ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया, करीब 2-2.5% तक का इजाफा। आज टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स सुबह सवेरे रेडार पर आए थे जब वो खबर आई थी कि टाटा ग्रुप 13,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रही है, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है या फिर बड़ा प्लांट लगा रही है। लेकिन टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट ने साफ कहा कि हमारा इस पर्टिकुलर वेंचर्स के साथ फिलहाल तो कोई लेना देना है नहीं, आगे कुछ बात बनती है तो अलग होगा। लेकिन स्टॉक एक करीब 2.5 से 3% के क्लोज दिखाने में कामयाब, और PVR आइनॉक्स दरअसल एक कमबैक ट्रेड के तौर पर उभर कर आए हैं। सिंजीन में थोड़ा सा एक्शन, BEL में थोड़ा सा एक्शन, दीपक नाइट्रेट में काफी दिनों बाद थोड़ी सी हरकत देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट एडिशन रहा। मानस, कोई ट्रेड यहाँ पर बन सकता है क्या आगे कल? बिल्कुल, देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। 2090 के ऊपर स्टॉक निकला है और वहां पर सस्टेन किया है।
मेरे हिसाब से तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 2090 के रहेंगे और टारगेट वही होंगे जो पिछले मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले जो हाई बने थे 2150 के, वही आपको टारगेट सेट करना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था। आज शॉर्टिंग कहाँ पे हुई स्टॉक्स को भी देख लीजिए एक बार। आज कैनफिन होम्स में, साथ ही साथ वेदांता में, जिसका इस कार्यक्रम में जिक्र हुआ, बहुत अच्छी तरीके से शॉर्टिंग हुई। और एक स्टॉक और लेके आइए आप जहाँ पे शॉर्टिंग हुई, वो था इंडस टावर और दिवीज लैब में एक बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद आज थोड़े से लॉसेस थे। और एक स्टॉक और जिसमें आज थोड़ी बहुत शॉर्टिंग नजर आई थी वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और नौकरी में आज जो एक टिपिकल फ्लैग था जिसके ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन बन रही थी, वो आज थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया। और डेल्टा कॉर्प, इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे प्रशांत? डेल्टा 239.35 पे क्लोज हो रहा है, बट क्लोज एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ। मतलब जिस थीम और जिस आई थिंक स्ट्रेंथ पे ये 15 मई से लेकर अब तक चला है, उसमें किसी भी डिप में 10 डेमा को नहीं तोड़ा इसने। आप कैसे समराइज करेंगे डेल्टा कॉर्प को? जी वीरू जी, सबसे अहम बात यहाँ पे होगी जो 230 इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके करीब ये डिप ले रहा है। नॉर्मली अगर एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से पिकअप होना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे 230 के जस्ट नीचे 229 का स्टॉप लॉस रखूंगा। और अगर कल मुझे थोड़ा और वीकनेस में करीबन 235-34 तक मिल जाए तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइड होगा। स्टॉप लॉस मेरा स्पॉट में 229 होगा। टारगेट मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ करीबन 250 से लेकर 255 तक देख रहा हूँ। 250 से 55 तक का ये इस स्टॉक की प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा कूल ऑफ होता है, फिर इजेक्ट करता है अपनी रेंज से। और अभी करीब 237 पे एग्जैक्टली एट 10 डे एक्सपोनेंशियल में ट्रेड करता हुआ। ल्यूपिन करीब 12.8% का ओआई अपने साथ कैरी कर रहा है। आई मीन आज सुर्खियों में भी था, ये सुबह स्टॉक से न्यूज में था। ल्यूपिन 818 क्लोज उतना अच्छा नहीं है। देखिए क्या था, ये मोमेंटम में था स्टॉक का, और मोमेंटम में ही ये कभी कभी कूल ऑफ होने की टेंडेंसी रखता है। और एक बहुत सब्सटेंशियल गैप अप मिल गया, उसके बाद थोड़ा सा और चला लेकिन बैकफुट पे आ गया। बट स्टिल याद रखिएगा ये क्लोज भी इसका फेब 2022 के बाद का हाईएस्ट क्लोज है। तो ऐसा नहीं था कि स्टॉक क्रैश हो गया या फिर ऑलमोस्ट सारे गेस को सरेंडर कर दिया। नो, कल का यानी शुक्रवार का बायर भी इसमें अभी तक प्रॉफिट में खड़ा है, तो कोई कोलैप्स की परिस्थिति यहाँ नहीं थी। खैर अब हम क्लोज की तरफ बढ़ते हुए, आज का स्टार परफॉर्मर इट्स कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जिसमें तेजी ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बाएं, वाइट गुड्स सेगमेंट, डिफेंस स्टॉक, सब में अगर आप देखें अच्छी तेजी थी। और क्या रियल स्टेट, एंसिलरी, सब में काफी अच्छा खासा मूव रहा। टॉप गेनर आज का HAL 4% ऊपर अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर तक 3308। और दोनों स्टॉक्स जो आज क्लोज हो रहे हैं अपने करियर के हाई पे, वो है M&M और HAL। M&M करीब 1400 के स्तर पे ये स्क्रीन पे फ्यूचर्स है ट्रेड करता हुआ। उसके बाद रेन ने, जो कि आज राजेश जी की कॉल भी थी, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 31 जनवरी 2023 के बाद, मतलब मोटा मोटी जनवरी के बाद का हाईएस्ट क्लोज आता हुआ इस स्टॉक में। और आज बैंकिंग में जिस स्टॉक के चर्चे रहे सुबह से लेकर शाम तक, फर्स्ट टिक से लेकर लास्ट टिक तक, इट्स एक्सिस बैंक 955 इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होता हुआ। और याद रखिएगा अगर ये इस लेवल पे क्लोज हो रहा है तो ये एक्सिस बैंक का मेरे ख्याल से थर्ड बेस्ट क्लोज होगा। इससे पहले 2 बार क्लोज आया है इस रेंज में अच्छा क्लोज, बट उसके बाद कोलैप्स हो गया था स्टॉक, बट बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और आज कैपिटल गुड्स में BHL 8610 पे सुबह सुबह मेरे ख्याल से प्रकाश श्रीवास्तव का ट्रेड था, ये भी अच्छा करता हुआ। और एक सीमेंट स्पेस में जिसने काफी स्ट्रॉन्ग मूव लिया वो था आपका इंडिया सीमेंट्स, 219.45 के आसपास क्लोज होता हुआ। और ABFRL इसमें एक पुल बैक रहा, सुबह सुबह मैंने इसका जिक्र मानस के साथ किया भी था, 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ। लेकिन ये खराब सेशन था थोड़ा सा आज IT स्टॉक्स के लिए। निफ्टी IT चला लेकिन उसके बाद बैकफुट पे आ गया। निफ्टी IT एक बार फिर से शुक्रवार के लो को वॉलिड करता हुआ। और याद रखिएगा इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है करीब 29,130 पे, वहां से अब हार्डली 100 पॉइंट की दूरी। हर्षता के बाद चलते हैं इस क्लोजिंग को समझने के लिए, देखने के लिए बड़ी बॉल पे। हर्षता ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, आज का क्लोज जो है तो एकदम शांति होता हुआ दिखाई दे रहा है। 44,084 के आसपास निफ्टी बैंक जाकर टिकने में कामयाब। निफ्टी करीब 62 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिका है। निफ्टी IT की तरफ से ज्यादा कुछ साथ सहारा नहीं, 93 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली। मिड कैप्स में जोश अच्छा खासा बना था, लेकिन बाजार बंद होते होते सिर्फ 38 पॉइंट की ही बढ़त पे सिमट कर रह गया है। अच्छा, आज के दिन खबरें अच्छी थी, लेकिन खबरों पर उतना ज्यादा बड़ा मूव नहीं देखने को मिला जितना शायद आपको उम्मीद थी। 2 स्टॉक्स जिनकी हम चर्चा सुबह में कर रहे थे, इस कार्यक्रम के दौरान भी की, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स। ऑफ कोर्स ये दोनों
खबर के मुताबिक चले हैं, लेकिन टाटा केमिकल्स ने तो सफाई दे दी कि वो गुजरात में जो प्लांट लग रहा है लिथियम आयन सेल का, फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है उससे। टाटा मोटर्स को इसका इम्पैक्ट आता हुआ, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी खबर थी और वो आपके सामने मूव। प्रिकॉल और मिंडा कॉप, प्रिकॉल के जो प्रमोटर्स हैं वो ओपन मार्केट से पिछले हफ्ते दरअसल कुछ स्टेक खरीदते हुए दिखाई दिए थे। प्री ओपन में लग रहा था कि स्टॉक चलेगा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, एकदम शांत मूव देखने को मिला है 0.25%। मिंडा कॉप जो प्रिकॉल को एक्वायर करना चाहता है वो तो इनफैक्ट उल्टा टूट ही गया, 2% नीचे। 600 करोड़ कंपनी ने रेज कर लिए हैं, बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आ गया है, रेज करेंगे राधा, और स्टॉक में ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। आज सेक्टोरली एक जो बड़ी थीम चली है वो है डिफेंस कंपनियों की, और वहां पर अभी भी तार जोड़ने की मार्केट शायद कोशिश कर रहा होगा कि खबर क्या थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4% के गेन्स, बीईएल में हमने देखा नेली 1 से 2% तक का इजाफा, लेकिन जो बड़े टिकट साइज के मूव है ना वो शिपिंग कंपनियों में आए। मजगांव डॉक, गार्डन रीच जैसे काउंटर्स तेजी में थे। कोची शिपयार्ड जैसे काउंटर्स में हमने देखा है डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले इनमें से कुछ स्टॉक्स में, तो ये वो सबसे ज्यादा तेजी वाले स्टॉक्स रहे। हीट मैप अब आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर आपको कुल समझ में आएगा। आज का जो क्लोज 18,598 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, उसमें नीचे किसने मार्केट को खींचा, डीवीज एशियन पेंट, टाटा केमिकल्स, हीरो, नेस्ले जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली। आज बीपीसीएल में कमजोरी बनती दिखाई दी क्योंकि कच्चे तेल में उबाल आया था। तेजी की तरफ क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर, एमएनएम, मारुति, एक्सिस, टाटा मोटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स, और बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस का मैं जिक्र कर रही थी जहां पर कुछ खरीदारी के सौदे बनते जरूर दिखाई दिए हैं। मेटल्स में कुछ चमक, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ने जोड़ी, और जाते जाते एसबीआई लाइफ में मजबूती थी, करीब 1.25% तक का क्लोज हमने देखा है पॉजिटिव टेरिटरी में। तो ये फिलहाल है आज के लिए मार्केट, खुला मजबूत, लेकिन फाइनली क्लोज जो है वो शांत और स्टेडी आप कह सकते हैं। करीब 64-65 अंकों की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ शाय ऑफ 18,600। अब सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसके बने। इंडोको रेमेडी शॉर्ट साइड का ट्रेड था, 5.5% टूटा। वंडरला हॉलिडेज तेजी में, रैमको सिस्टम तेजी का ट्रेड था लेकिन ज्यादा कुछ चला नहीं। आईसीआईसीआई बैंक 1.25% ऊपर। इन्फो एज में दबाव था उस रिपोर्ट के चलते, 3% का नुकसान। मैनकाइंड फार्मा आज करेक्ट हुआ, जो इनके एक पर्टिकुलर कॉफ सिरप पर बैन लग रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और धामपुर चीनी दूसरे चीनी वाले काउंटर्स थे। चीनी की प्राइसेस में जो एक्शन बनता दिखाई दे रहा है ग्लोबली, उसके चलते करीब 1% 1.5% तक की बढ़त यहां पर बनती दिखाई दी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही शांत सेशन आज का, अगर आप क्लोज को टोटेलेंगे तो वो आपको नजर आएगा स्क्रीन पर। जी हाँ हर्षता, वो कहते हैं ना हर्षता, भूखे भजन न होए गोपाला। आज सुबह आप बात कर ही रहे थे हम लोग, कैश नहीं है बाजार में। जिस कैश के चलते हुई थी ऐश अप्रैल और मई में, वो थोड़ा सा विजिबल नहीं है यहाँ पर। तो एक यूएस मार्केट के चलते हमें एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल गैप अप तो मिल गया, लेकिन यहाँ से ऊपर की कहानी तय करना मुश्किल था। लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक ठीक था बाजार। कल है मंगलवार, अमूमन एक बहुत बेहतरीन दिन होता है बाजार के लिए। कल सुबह फिर 6:57 पे हमारा पूरा पैनल में हर्षदा, नीरज जी, आशीष और मैं मौजूद होंगे सारे समीकरण लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।